सबसे ज्यादा हत्याएं बिहार में ही हुई है। बिहार में 1992 से 2005 के बीच में करीब 30,000 किडनैपिंग्स हुई। वहाँ दिन के दो किडनैपिंग्स एवरेज होती थी। मृत्युंजय शर्मा, फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर, ग्रास रूट लीडर और ऑथर, जिन्होंने अपनी किताब ब्रोकन प्रोमिसेस के जरिए बिहार की क्राइम, करप्शन और पैसों की बर्बादी के सारे राज खोले। राबड़ी और लालू जी की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उनकी शादी थी 2002 में पटना में, और उस शादी के लिए जिस प्रकार के अरेंजमेंट्स हुए वो किसी ने कभी सुने ही नहीं थे। तो उसकी शादी के लिए ताजमहल पैलेस होटल जो है बॉम्बे का, उसका एक रेप्लिका बनाया गया टेंट। अब वो टेंट में बैठने के लिए सोफ़ा सेट चाहिए। वो पटना के फर्नीचर शोरूम्स गए और वहाँ से सोफ़ा सेट सारे उठा के लेते आए टेंटों में लगाने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि वो बाराती जो आएंगे उनको लाने ले जाने के लिए गाड़ियाँ चाहिए, तो गाड़ियों के शोरूम्स चले गए, वहाँ से गाड़ियाँ उठा ली उन्होंने, और उन गाड़ियों में तेल भी भरवाया जो पेट्रोल पंप से, उसके भी पैसे तक नहीं दिए, और वो गाड़ियाँ लगा दी उन्होंने बारातियों को लाने ले जाने के लिए। मतलब अंबानी जी की बेटे की शादी से भी ज्यादा बड़ी शादी थी यार। इनकी बड़ी हो लेकिन अपने पैसे से करी ना उन्होंने, किसी को लूटा तो नहीं ना। तो एक शिल्पी और गौतम मर्डर केस था, राइट? शिल्पी और गौतम की सेमी न्यूड बॉडीज पाई जाती है एक बंद गैराज के कार में। जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती है तब तक साधु यादव। तो ऐसे 5 मेजर क्राइम बताइए, और जो ऐसा 5 मेजर प्रोमिसेस है जो तोड़े गए। चंपा विश्वास एक IAS ऑफिसर की पत्नी थी। एक दिन उनका एलिगेशन आता है कि 2 साल तक उनके बगल वाले फ्लैट में रहने वाले, जिनका संबंध अगेन RJD से, उन लोगों ने 2 वर्ष तक उनका रेप किया, एक IAS ऑफिसर की पत्नी का। 2 years। इस IAS ऑफिसर को भी पता था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लालू प्रसाद यादव सर की क्या स्टार्टिंग रही और क्या एंड रहा? जब लालू जी आए थे, मतलब एक सिंबोलिज्म के लिए एक दलितों की बस्ती में चल गए वाटर टैंकर लेके, तो वहाँ बच्चों को पानी से नहलाने लगे कि तुम लोग साफ सुथरा रहा। ये शुरुआती कुछ महीने साल भर रहा, और उसके बाद वो लालू धीरे धीरे अपने फॉर्म में आने लगे। तो बहुत वेरी स्टेट है बिहार, मतलब ऐसा बोला जाता है। ज्यादातर मूवीज में देखिए किसी बिहारी को दिखाना है तो उसको ऐसे पान चबा रहा है और कंधे पे गमछा रख दिया और ऐसे टूटी फूटी हिंदी बोल रहा है, भोजपुरी बोल रहा है, और वो अनपढ़ है और कोई मीनियल काम कर रहा है, उसको बिहारी बना, व्हिच इज सच अ डिससर्विस या रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहार। मतलब क्राइम का और पॉलिटिक्स का क्या रिश्ता है फिर इसमें? गवर्नमेंट से बड़ा कोई भी गुंडा नहीं होता है। अच्छा, एक को छोड़ दो, ये अपना आदमी है। अच्छा, इसको छोड़ दो, ये अपना आदमी, देन इट गोज आउट ऑफ हैंड। आपने सबसे ज्यादा 1990 से लेकर 2005 तक, मतलब आपने अपनी ब्रोकन प्रोमिसेस में भी सिर्फ क्राइम के बारे में लिखा है। तो ऐसे 5 मेजर क्राइम बताइए, और जो ऐसा 5 मेजर प्रोमिसेस है जो तोड़े गए। प्रोमिसेस हमने बात करी कि जब लालू जी आए थे तो एक तरह से सबको लगा कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला बिहार में, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति आया है जो उनके दुख दर्द को समझ सकता है। वो डेवलपमेंट लाएगा बिहार में, शायद सामाजिक न्याय लाएगा। इनफैक्ट लालू जी का पूरा जो पोल प्लैंक ही था वो था सामाजिक न्याय पे। उनका नारा था कि विकास नहीं, सम्मान चाहिए, है ना, कि अभी विकास नहीं चाहिए, हम जो पिछड़ों को, दलितों को सम्मान नहीं मिलता, पहले वो सम्मान चाहिए। तो पूरा नारा था ये, और उस पर एक लगा कि एक जो बदलाव आना चाहिए समाज में, जो लोग पिछड़े हुए थे वो थोड़ा सा आगे आएंगे, सब लोग थोड़ा समान होंगे, सब लोग आगे बढ़ पाएंगे। बट उससे ज्यादा क्या हुआ कि वो खाई और बस बढ़ गई। तो खाई कैसे बढ़ गई? अब आप देखिए कि 1990 से पहले और 1990 के बाद में, 1990 से भी पहले बिहार में 1-2 नरसंहार हुए हैं, बड़े नरसंहार हुए हैं जो जातीयता के आधार पे हुए। लेकिन 1992 से अब शुरू कीजिएगा 2000 तक, तो करीब करीब बिहार में 59 मैसेकर्स हुए, है ना, 59 मैसेकर्स, करीब 600 लोग मतलब मारे गए। और ये मैसेकर्स ऐसे होते थे जिसमें पूरे के पूरे गांव, उस पर रात में अटैक होता था, और एक पक्ष जो होता था वो दूसरे पक्ष को रातों रात उस गांव के जितने भी पुरुष होते थे उनको मार दिया जाता था, है ना, उस गांव पे अटैक करके पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था, पूरे के पूरे गांव के पुरुष समाप्त हो जाते थे। तो ऐसे ऐसे 59 मैसेकर्स हुए बिहार में उस रीजन। और उसका प्राइम रीजन है क्योंकि ये जो कास्ट टेंशंस थे इतने हाइटेंड हो गए थे उस पीरियड में। तो आप देखेंगे उस समय एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिहार में 14 कास्ट आर्मीज थे, तो हर कास्ट की एक अपनी आर्मी होती थी। और आर्मी बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि छोटे वो गैंग्स हैं, वो प्रॉपर आर्मी होती थी, और इतने ग्रूसम होते थे ये अटैक्स, आपका दिल दहल जाएगा सुन के, मतलब ऐसे कैसे मार दिए जाते थे लोग। तो वो MCC ने अटैक किया, तो जो अपर कास्ट के लोग होते थे, जहाँ भी वैसे गांव है, उनके लोगों को चुन के मारा। तो दूसरी तरफ वाले ने फिर उन पर अटैक किया, जो भी दूसरे MCC के कैडर के लोग हैं, दलित है, उनको मारा।
और ये सिलसिला 8 वर्षों तक चलता ही रहा। ना कोई स्टेट, ना कोई पुलिस, ना कोई बोलने वाला, ना कोई रुकने वाला। उन गाँव में पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं करती थी, बस जब सुबह सब कुछ खत्म हो जाता था बस पुलिस आती थी, देखने आती थी, रिपोर्ट लिखने आती थी। इनमें से ज़्यादातर केसेस में आप विश्वास नहीं करेंगे, कोर्ट केसेस कोई कन्विक्ट नहीं हुआ। कोर्ट केसेस 20-20, 30-30 साल चले। कुछ केसेस के तो अभी आए हैं उसके आउटकम्स, जो 30 साल पहले रिजल्ट आए हैं उनके कुछ? ज़्यादातर में तो एक्विट ही हो जाते थे ना, क्योंकि उसमें ना कोई गवाह मिल रहा है, डर से गवाही नहीं दे रहा है कोई, तो ना गवाह मिल रहा है। और ज़्यादातर मैसेकर्स में देखेंगे आप, कोई कन्विक्ट ही नहीं हुआ आज तक। 20-20, 30 साल बस केस चलते रहे। कौन केस लड़ेगा वैसे? जो भी वो जितने मरने वाले मारने वाले सब खुद ही इतने गरीब हैं, लेकिन वो कास्ट वॉर्स में इतने ज़्यादा मोटिवेटेड थे कि बस। और दूसरी तरफ सिर्फ मारने के लिए नहीं, इनफैक्ट अपनी सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे केसेस। तो आधे से ज़्यादा गाँव हर दिन यही डरते रहते थे कि आज रात में हमारे गाँव पे अटैक होने वाला है। तो वो सोते भी थे तो पूरे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते थे कि जैसे गांव के छतों पे लोग डिप्यूट होते थे बारी बारी से, और उनको पहरा देते रहना होता था कि अगर उस समय बिजली वाली छोटी नहीं थी बिहार में, कहीं भी कोई तो बल्ब भी नहीं जल सकता है। तो कहीं से अगर कोई भी लाइट दिख गई तो इसका मतलब कोई गाड़ी आ रही है, जीप वीप की लाइट होगी, तो इसका मतलब अटैक होने वाला है ना। तो रात भर ऐसे पहरे देते थे लोग, और फिर सीटी बजाते थे, हल्ला करते थे, जैसी कोई लाइट दिख गई फिर सब तैयारी करते थे। अगर पहले से पता चल गया दोनों तरफ से गोलियां चलेंगी, रात भर गोलियां चलती रहेंगी। और अगर कोई भी एक पक्ष जब हार गया तो वो गया। और अगर पता नहीं चला, जो क्योंकि ज़्यादातर रात के अंधेरे में ही होती थी, और ज़्यादातर केसेस में तो पता ही नहीं चलता था कि बहुत वो चुपके से जो ये सेनाई होती थी वो घेर लेती थी गाँव को चारों तरफ से, 500,000 की संख्या में, और लोग सोए रहते थे और उनके घरों में घुस के बस तय हो जाती। पॉलिटिशियंस ही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे इसमें, उन्हीं की वजह से। पॉलिटिशियंस डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं थे ऑफ कोर्स, बट इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे या एक या दूसरे पक्ष को। वो भी अपने कास्ट एफिलिएशंस के हिसाब से एक पक्ष को सपोर्ट करते थे। और अक्सर ऐसा होता था कि जब उनकी जाति के लोगों की हत्याएं होती थी तो उन गाँवों में वो जाते थे, और दूसरे पक्ष की हत्याएं होती थी उस गाँव में नहीं जाते थे। तो राबड़ी देवी जब चीफ मिनिस्टर थी बिहार की, और ऐसी एक हत्या हुई, नरसंहार हुआ जिसमें भूमिहारों की हत्या हुई थी, जो एक ऊंची जाति है, और उनसे पूछा गया कि आप जाएंगी वहाँ पे, इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाऊंगी, वहाँ के लोग मेरे वोटर थोड़ी हैं, जबकि मुख्यमंत्री थे। अच्छा, ऐसा स्टेटमेंट भी दिया। हाँ, और क्या, और किस तरह के क्राइम होते थे? ये तो बहुत ही बड़ी घटना हो गई। और किस तरह के क्राइम होते थे? आप जो भी क्राइम इमेजिनेबल सोच सकते हैं शायद वो आपको सोचने में। लैंड ग्रैबिंग, किडनैपिंग तो बहुत बड़ा मतलब इंडस्ट्री था किडनैपिंग बिहार में। बिहार में 1992 से मुझे लगता है 2005 के बीच में करीब 30,000 किडनैपिंग्स हुई है ना। और कुछ कुछ जो बहुत हॉट एरियाज थे वहाँ दिन के 2-2 किडनैपिंग्स एवरेज होती थी, राइट। और किडनैपिंग पूरा इंडस्ट्री था उसमें, क्योंकि देखिए किसी भी स्टेट में क्या होता है, अगर लोगों के पास ना कोई एवेन्यूज़ नहीं हो काम करने के या पॉजिटिव एंगेजमेंट है, तो वो फिर कोई तरीका ढूंढेंगे पैसे कमाने के, और जब कोई सही तरीका नहीं हो तो गलत तरीका ढूंढेंगे, आसान तरीका ढूंढेंगे। तो अगर हम लोग बैठे हुए हैं और काम करते हैं, अगर ये तरीके हमारे पास नहीं हो तो हम डेस्परेशन में कुछ करते, और डेस्परेशन में भी अच्छी चीज़ नहीं मिल पाती तो कुछ गलत ढूंढना स्टार्ट करते। तो आप देखेंगे उस पीरियड में पॉजिटिव कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी ही नहीं। इंडस्ट्रीज तो भूल जाइए, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं होता था, मतलब देयर आर नो वैकेंसीज, नो रिक्रूटमेंट्स। तो ज़्यादातर युवा ढूंढते रहते थे क्या अपॉर्चुनिटी मिले। किडनैपिंग की स्टार्ट करीब लेट 80s में हुई। एक नॉर्थ बिहार में चंपारण है, इनफैक्ट जो गांधी जी के सत्याग्रह की जननी रही है, जो गांधी जी का पूरा सत्याग्रह शुरू हुआ वो चंपारण से शुरू हुआ, वो उसका फेम है पूरे देश में ना। लेकिन वो इतनी बदनाम हुई चंपारण से, इनफैक्ट वो वहाँ से किडनैपिंग्स की शुरुआत हुई। और बड़ा इंटरेस्टिंग है वहाँ की किडनैपिंग की शुरुआत में। इनफैक्ट चंपारण में क्या है, वहाँ पे बहुत जो टेरेन है वो बहुत जंगल है और नदी है, और अनइवन टेरेन है वहाँ पे, तो वहाँ पर डकैत बहुत हुआ करते थे। और डकैती होती थी बहुत ज़्यादा। तो और क्या है, वो जो चंपारण है उसके एक तरफ नेपाल है बॉर्डर में, और एक तरफ उत्तर प्रदेश है, तो भागना भी आसान होता है। तो चंपारण में बहुत डकैत होते थे, तो वो डकैत होते थे, तो एक वहाँ पे एसपी गए, उनको ये मैंडेट दिया गया, 80s की बात है, कि यार किसी भी तरह से डकैती कम करो। तो उन सारे डकैतों को बुलाया उसी रीजन के,
और उनको बिठा के समझाया कि देखो डकैती बहुत हाई रिस्क का जॉब है ना। एक तो तुम्हें जंगलों में रहना पड़ता है, तुम जहाँ भी डकैती करते हो खून खराबा होता है, मारे जाओगे, बहुत हाई चांसेस होते हैं, छीना झपटी होती है, करके भाग भी गए फिर भी पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी, पकड़ा जाने का बहुत चांस है। तो ये बहुत हाई रिस्क जॉब है, इसको छोड़ दो। इससे अच्छा है कि तुम कुछ एक धनाढ़ या सेठ जो है उनको पकड़ो, उनसे पैसे छीनो, मतलब पैसे लो किसी भी तरह से। तो वहाँ से किडनैपिंग की शुरुआत हुई, है ना, कि भाई किसी जो रईस लोग हैं उनको उठाया जाए, उनसे पैसे मांगेंगे, आसानी से मिल जाएगा, वो भी ज़्यादा हल्ला नहीं करेंगे, उनको भी शांति से रहना है और पैसे भी मिल जाएंगे बड़े प्यार से। तो किडनैपिंग की शुरुआत वहाँ से होती है और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे पूरे बिहार में ये प्रेवलेंट हो जाता है और युवाओं को खास करके दिखने लगता है बहुत आसान पैसा। कुछ करना तो है नहीं, एक आदमी को ओमनी गाड़ी में बिठाना है और कहीं ले जाके बांध के रख देना है, फैमिली को फ़ोन करना है कि पैसे दे दो। ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं दे देंगे पैसे, और पुलिस तो वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट थी, पुलिस कुछ थी ही नहीं, तो ये भी धमकी दे देते थे कुछ किए अगर। और इनफैक्ट रूल होता था कि अगर आपने पुलिस में कंप्लेन की तो अगली बार जो आपसे लेवी ली जाएगी वो ज़्यादा रहेगी, राइट। तो वो भी खतरा है, मारे जाने का खतरा है कि अगर पुलिस को कंप्लेन किया तो लोग पुलिस को भी कंप्लेन नहीं करते थे, पैसे दे देते थे। तो किडनैपिंग धीरे धीरे आप देखेंगे एक तरह से इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई कि उसके अलग अलग प्लेयर्स होते थे कि जो आसामी है उसको उठाएगा एक व्यक्ति या एक ग्रुप, फिर दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगा, कलेक्शन दूसरा ग्रुप करेगा, रखेगा एक तीसरा ग्रुप, उसके पास कोई सेफ गोडाउन या प्लेस है, बॉर्डर मूवमेंट कौन कराएगा। तो पूरी इंडस्ट्री थी उसकी, एंड शुरू में इन लोगों ने टारगेट किया जो ऐसे बड़े बिजनेसमैन थे, पैसे वाले थे, खेतीहर थे, जमींदार टाइप के लोग थे उन लोग। फिर इन्होंने प्रोफेशनल्स को टारगेट करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा डॉक्टरों के पास बहुत पैसा होता है, सरकारी इंजीनियरों के पास बहुत पैसा होता है, उन्होंने पैसे कमाए होते हैं, तो इन लोगों को टारगेट करना स्टार्ट किया। तो पटना में बहुत फेमस डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, इंजीनियर्स को नहीं छोड़ा, सारे डॉक्टर्स पलायन कर गए वहाँ से। उन्होंने कहा कि यार यहाँ रहना तो किडनैप होना ही है हमें, राइट। उनकी किडनैपिंग्स बहुत हुई, बिजनेसमैन की बहुत सारी किडनैपिंग्स हुई, तो बिजनेसमैन वहाँ से भागने लगे। उसके बाद इन्होंने कहा इससे भी ज़्यादा आसान है बच्चों की किडनैपिंग करना, स्कूल जाने वाले बच्चों, उनको किडनैप करना ये बहुत आसान है ना, और उनके लिए पेरेंट्स कुछ भी करेंगे उनको बचाने के लिए, राइट। तो बच्चों की किडनैपिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, आप देखेंगे अर्ली 2000s में, 2002, 3, 4, 8, 5 के आसपास। और इतनी मतलब उस पीरियड में इतने ज़्यादा बच्चों की किडनैपिंग होने लगी कि 2004 में जब नेशनल इलेक्शंस थे और वाजपेयी जी भागलपुर में आए थे और एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उनका एक बहुत फेमस लाइन था कि कहाँ है मेरे किसले और दीपक, कोई मेरे किसले और दीपक मुझे लौटा दो। किसले और दीपक 2 बच्चे होते हैं जिनकी जस्ट किडनैपिंग हो रखी थी और पूरे राज्य में उस पर बहुत हल्ला हो रहा था। इतना बड़ा इशू बन चुका था बच्चों की किडनैपिंग, राइट, कि एवरी सेकेंड डे। और आप उस समय के बिहार में किसी बच्चे से पूछेंगे तो कोई भी फैमिली जो थोड़ी सी भी वेल टू डू होती थी वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए या तो रांची भेज देते थे, जो थोड़ा सा शांत माना जाता था बिहार में होते हुए भी, साउथ बिहार वॉज रिलेटिवली थोड़ा सा, या फिर कहीं और भेज देते थे। तो बोलते थे यहाँ तो नहीं रखेंगे किसी भी। तो आधा से अधिक बच्चों को आप देखेंगे कि वो बाहर पढ़ने चले गए। दूसरा, बच्चों की सरनेम उन्होंने सरनेम में टाइटल्स लगाना छोड़ दिए ताकि पता नहीं चले कौन सी कास्ट से आते हैं। तो अब जितने भी उस समय के ज़्यादातर बिहार के बच्चों के नाम देखेंगे ना, तो 2-2 नाम वाले देखेंगे। अभिषेक रंजन, हाँ देख, है ना, तो प्रणय प्रसून, हाँ, तो आप पकड़ नहीं पाएंगे कि उनका सरनेम कास्ट क्या है। हाँ, क्योंकि जनरली क्या होता था, ज़्यादा अपर कास्ट वाले टारगेट हो जाते थे वो किडनैपिंग्स पे कि उनके पास पैसा ज़्यादा होगा। तो टाइटल्स लगाना छोड़ दिए बच्चों के लोगों ने। किडनैपिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी और धीरे धीरे इवॉल्व भी होती गई इंडस्ट्री पूरी। फिर 2005 के बाद इसमें बहुत कमी आई। 2005 में नीतीश कुमार सरकार में आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम होता है, तो उसके बाद से ये मतलब बहुत हिट हो। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम पे कुछ नहीं कर रही थी क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू होता है, कभी भी स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना ही कर सकती है कि कुछ जब बहुत, जैसे अभी हम लोग बंगाल में देख रहे हैं क्या हो रहा है। हाँ, अभी बंगाल की बात, सेंटर ज़्यादा यही कर सकती है कि सेंटर स्टेट को डायरेक्टिव्स दे सकती है कि क्या हो रहा है, हमें रिपोर्ट सौंपिए, ये करिए वो करिए। सेंटर और कुछ नहीं कर सकती उसके अलावा। मैं बहुत प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। हाँ, स्टेट के पास पुलिस है, स्टेट जब तक सेंट्रल फोर्सेस भी नहीं मांगती है तब तक वो ज़बरदस्ती नहीं भेज सकती है। स्टेट अगर बोले कि मुझे सेंट्रल फोर्सेस चाहिए, मुझे सीआरपीएफ डिप्लॉय कर दीजिए, यहाँ पे सीआईएसएफ डिप्लॉय कर दीजिए, तो सेंटर कर देगी। हाँ, लेकिन हम ज़बरदस्ती नहीं डिप्लॉय कर सकते। फिर वो फेडरलिज्म की बात आ जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेरा सब्जेक्ट है तो आप क्यों घुस रहे।
वर्स्ट केस में आप क्या कर सकते हैं, जब वो बोले कि यार तुम्हारे यहाँ तो एकदम खत्म हो गया, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो मैं यहाँ पे 356 लगा रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व कर रहा हूँ, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल रहेगा, गवर्नर रूल रहेगा। ओके, राइट, दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट, यही कर सकता है सेंटर। बिहार में सेंटर ने किया एक बार, इनफैक्ट 1999 में, राइट, जो हम मैसाकर्स की बात कर रहे थे नरसंहार की, तो 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले, जस्ट उसकी रात को, एक जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, बहुत नोटोरियस डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था इन सब चीज़ों के लिए, तो वहाँ का एक गांव था शंकर बिघा, वहाँ पे 25 तारीख की रात को करीब 23 दलितों की हत्या कर दी जाती है रात के अंधेरे में। दूसरे दिन गणतंत्र दिवस बनता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इसको नेशनल शेम बोलते हैं, बहुत हल्ला होता है इस पर, राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी जाती है, राज्य सरकार, राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री होती है, तो नॉर्मली अपना जो भी होता है फॉर प्रोसेस चल रहा होता है। फिर इसके 15 दिन बाद 10 फरवरी को जस्ट वहीं से एक और पास गांव होता है जहानाबाद में शंकर बिघा, वहाँ फिर से 12 दलितों की हत्या कर दी जाती है। अब केंद्र भी परेशान हो जाता है कि यार मतलब करे तो क्या करे, तो क्या करती है केंद्र सरकार, डिसॉल्व कर देती है स्टेट गवर्नमेंट, बोलती है कि आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल सकता है, आप वर्चुअली स्टेट नहीं चला पा रहे, तो डिसॉल्व कर देती है केंद्र सरकार। लेकिन जैसे ही डिसॉल्व करती है, अब उसमें होता है क्या है कि कोई भी ऐसे 356 में आपको पार्लियामेंट में उसको पास कराना पड़ता है विद अ सिंपल मेजॉरिटी। पार्लियामेंट में कांग्रेस बिल को सपोर्ट करने से इनकार कर देती है, क्योंकि कांग्रेस इनके साथ होती है बिहार गवर्नमेंट में। तो होता क्या है, फिर से राबड़ी देवी वापस रीइंस्टेट हो जाती है मुख्यमंत्री, राइट, और जैसी रीइंस्टेट होती है मुख्यमंत्री, फिर से 10 दिन बाद एक और मसाकर होता है, इस बार एमसीसी के द्वारा, एक और जहानाबाद के गांव में, सिनारी में। तो देयर इज नथिंग यू कैन डू। हाँ, मतलब क्राइम का और पॉलिटिक्स का क्या रिश्ता है फिर इसमें? कहावत है, जनरल अनु बोलते हैं कि गवर्नमेंट से बड़ा कोई भी गुंडा नहीं होता है। हाँ, राइट, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्राइम तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट्स दैट कैन कंट्रोल इट। इन होता क्या है कि ज्यादातर बार बहुत सारे क्रिमिनल्स गवर्नमेंट या तो पार्ट होते हैं, राइट, या गवर्नमेंट का उनको संरक्षण प्राप्त होता है किसी न किसी प्रकार से, तो कई बार गवर्नमेंट उसमें पीछे हाथ खींच लेती है। और जब आप ऐसे एक्सेप्शंस करने लगते हैं ना, अच्छा एक को छोड़ दो ये अपना आदमी है, अच्छा इसको छोड़ दो ये अपना आदमी है, देन इट गोज आउट ऑफ हैंड। एक राबड़ी देवी की बेटी की भी शादी की स्टोरी है ना। तो राबड़ी और लालू जी की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उनकी शादी थी 2002 में पटना में, और उस शादी में पटना में ऐसा हुड़दंग मचा, जो अकल्पनीय बोल सकते हैं। तो रोहिणी आचार्य भी सिंगापुर में है, और अभी वो चुनाव लड़ने भी आई थी, इनफैक्ट वो सारण सीट से चुनाव लड़ने आई थी। ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स में, बट लालू की बेटी हैं तो चुनाव लड़ ही सकती हैं कहीं से भी, फिर वो जीत नहीं पाई। तो रोहिणी आचार्य की शादी थी, और उस शादी के लिए जिस प्रकार के अरेंजमेंट्स हुए वो किसी ने कभी सुने ही नहीं थे। हम लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना तो पढ़ के लगा। तो उसकी शादी के लिए ताजमहल पैलेस होटल जो है बॉम्बे का, उसका एक रेप्लिका बनाया गया, टेंट, राइट, उस शादी के लिए। फिर अब वो टेंट में बैठने के लिए सोफा सेट चाहिए, तो साधु और सुभाष यादव, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जो राबड़ी देवी के भाई हैं, वो पटना के फर्नीचर शोरूम्स गए और वहाँ से सोफा सेट सारे उठा के लेते हैं टेंटों में लगाने के लिए, राइट। फिर उन्होंने कहा कि वो बाराती जो आएंगे उनको लाने ले जाने के लिए गाड़ियाँ चाहिए, तो गाड़ियों के शोरूम्स चले गए, वहाँ से गाड़ियाँ उठा ली उन्होंने, और उन गाड़ियों में तेल भी भरवाया जो पेट्रोल पंप से, उसके भी पैसे तक नहीं दिए, राइट, और वो गाड़ियाँ लगा दी उन्होंने बारातियों को लाने ले जाने के लिए। फिर वो जितने ज्वेलर्स थे उनके पास गए, वहाँ से ज्वेलरी उठा ली शादी के लिए, राइट। बस जो एक सेक्शन सेफ था वो फूल वाले थे, क्योंकि फूल जो आए थे वो सिंगापुर से और मलेशिया से आए थे, तो फूल वालों को कुछ नहीं किया गया, उनसे लूटपाट नहीं की गई। तो ये सारा हुआ। फिर जो दूल्हा था वो जिस गांव से आता था, उस गांव में रातों रात सड़क बन गई, वहाँ टेलीफोन लाइन पहुँचा दिया गया, बिजली पहुँचा दी गई, क्योंकि दूल्हा उस गाँव से आता था, राइट। एक एस्टिमेट है कि सिर्फ वहाँ बिजली पहुँचाने में 25 लाख रुपए का उस समय ट्रांसमिशन लॉसेस हुए, कि वहाँ तक बिजली पहुँच जाए। जो पूरा अरेंजमेंट था, और वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए एसटीएफ कमांडर्स लगाए गए, 300 एसटीएफ कमांडर्स वहाँ की सुरक्षा के लिए लगाए गए, राइट। और जो पूरा इन्विटेशन का जिम्मा दिया गया लोगों तक कार्ड पहुँचाने का, सुंदर सा कार्ड एक था, उसे पहुँचाने के लिए जितने IAS IPS ऑफिसर्स थे उनको जिम्मा दिया गया कि आप उनकी बेटी की शादी की कार्ड पहुँचाएंगे सब जगह। तो इस प्रकार का एक अरेंजमेंट था, और वो शादी आज तक सबके दिलो दिमाग में, आप पटना में किसी से भी पूछेंगे
तो आपको एक कहानी बताएंगे कि लालू की बेटी की शादी में क्या क्या हुआ था। मतलब इट्स सो आउट इन द ओपन। मतलब उस समय क्या होता था कि जो स्टेट है पुलिस उसी के हाथ में, कोई मीडिया सोशल मीडिया नाम की चीज़ है नहीं, तो विरोध करेगा कौन और करके जाएगा वो कहाँ? रहना भी तो उसे वही, उड़ा दिया जाएगा, जो भी कर दिया जाएगा, लेकिन जाएगा कहाँ कौन? जब राजा वही है, राजा अपनी जगह पे जो बना रहा है कर रहा है, आपको रहना तो रही वहीं। मतलब अंबानी जी की बेटे की शादी से भी ज़्यादा बड़ी शादी थी यार, इनकी बड़ी हो लेकिन अपने पैसे से करी ना उन्होंने, किसी को लूटा तो नहीं ना। ऐसा थोड़ी है कि वो जाके जितने गाड़ी के शोरूम से उससे जाके गाड़ियाँ लूट के लेते आए, और संभव ही नहीं है कहीं और। हाँ, गाड़ियाँ लूट लोगे आप, ज्वेलरी लूट लोगे, सोफा सेट्स लूट ले रहे हो, और दैट इज अनइमेजिनेबल इन एनी अदर प्लेस। लालू प्रसाद यादव पॉलिटिक्स इन बिहार 1975 से 1990, पूरा बता दीजिए सर कि क्या स्टार्टिंग रही और क्या एंड रहा। 80 से 90 का दौर दोनों जगहों पे आप देखेंगे एकदम कंटिग्यूअस, केंद्र में भी बिहार में भी। कांग्रेस का वो दशक था, बोलबाला था पूरा दशक था। पूरे 10 वर्ष आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हैं केंद्र में। और बिहार में लेकिन क्या होता है कि 5 चीफ मिनिस्टर्स बदलते हैं। कांग्रेस की सरकार रहती है मोटा मोटी, लेकिन वो जब मन करता है जिसको बदल देते हैं। और उस प्रकार से थोड़ी सी वो कांग्रेस की एक हिस्ट्री भी रही है कि आपको हाईकमांड से अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आप। तो सबसे पहले जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बनते हैं। 2 साल बाद क्या होता है, वो मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन किसी बात पे वो बोल देते हैं कि वो केंद्र से जितनी कोयले की रॉयल्टी मिलनी चाहिए बिहार को उतनी मिल नहीं रही है। तो अब केंद्र में तो सरकार कांग्रेस की है, तो इस बात पे नाराजगी हो जाती है, उन्हें हटा दिया जाता है। फिर एक नए मुख्यमंत्री आते हैं, 4 मुख्यमंत्री इसके बाद आते हैं। एस.एन. सिंह आते हैं, चंद्रशेखर आते हैं, जगन्नाथ मिश्र को फिर लास्ट में लाया जाता है 90 के दशक के अंत में। तो 4-5 बार वो रेजिम चेंज किया जाता है। तो बिहार में एक तरह से, और दूसरी ये जितने चीफ मिनिस्टर्स आते हैं इसमें से कोई भी आप देखेंगे बहुत अच्छा कुछ गवर्नेंस नहीं कर पाते हैं। ये सब भी बहुत करप्ट, एक तरह से करप्शन की गाथा है, जगन्नाथ मिश्र करप्शन की गाथा है। और ऐसी कहानियां चलती हैं बिहार में कि जगन्नाथ मिश्र सुबह जब तक टेबल पे गड्डियां नहीं देखते थे तब तक वो ब्रश नहीं करते थे, है ना। तो ये कहानियां हैं। एक और कहानी है कि विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में लालू विपक्ष में होते थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो वो हमेशा से बोलने में तो बहुत तेज रहे हैं और मजाकिया तौर पे बोलते हैं। तो उन्होंने एक बार जगन्नाथ मिश्र की तरफ खड़े होकर कहा कि जगन्नाथ मिश्र जी इतना मटक मटक के इसलिए चलते हैं और इतना धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि इन्होंने पेट में ऑपरेशन करा के सोना गड़वा लिया है, राइट। और मैं चैलेंज करता हूँ कि आप इनका पेट फड़वा के देख लीजिए, उसमें से सोना निकलेगा। हाँ, तो ठीक है, वो मजाक था, लेकिन एक तरह से वो सिग्नलिंग था, कटाक्ष भी था कि ऐसी इस लेवल ऑफ करप्शन है। कहते थे कि जगन्नाथ मिश्र की सरकार को तो बस स्वर्ग में सीढ़ी लगाना बाकी था, है ना। बाप रे। हाँ, तो उस प्रकार से बहुत करप्ट गवर्नमेंट्स थे ये। फिर अब देखेंगे 1987-88 के आसपास पूरा बोफोर्स घोटाला सामने आता है। वीपी सिंह एक प्रकार से सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक देते हैं। तो कांग्रेस एक तरफ से बहुत कॉर्नर हो जाती है, एक तरफ से वो सेंटर में भी बहुत ज़्यादा उसका इंप्रेशन खराब हो जाता है, स्टेट में भी वही हाल थी। तो 90 में आप देखेंगे बिहार में एक रेजिम का परिवर्तन होता है, जनता दल की सरकार आती है। कोई ऐसा सीएम फेस बहुत क्लियर नहीं था उसका, 2-3 मेन कंटेंडर्स होते हैं उसके सीएम फेस के, और एक प्रकार से पता नहीं होता कौन सीएम बनने वाले हैं, लेकिन उसमें भी लालू बाजी मार जाते हैं क्योंकि वो थे उस प्रकार के, ही इज़ अ वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन। तो एक तरह से रायशुमारी होती है, जितने भी विधायक चुन के आते हैं उनमें रायशुमारी कराई जाती है कि सीएम कौन बनना चाहिए। और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि लालू जस्ट 3 महीने पहले उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो छपरा से एमपी चुनकर जा चुके होते हैं। तो उसे बोला लगा अभी ये तो संसद में जा चुका है तो यहाँ पे क्या है, लेकिन वो फिर वापस आते हैं, उनको जैसे दिखता है कि हमारे पार्टी की सरकार बनने वाली, तो चीफ मिनिस्टर के पोजीशन पे दावा ठोक देते हैं और फिर जीत भी जाते हैं। हाँ, और रायशुमारी में फिर किस प्रकार से वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने टिकट दिलाने में मदद की थी विधानसभा, सब उनके फेवर में आ जाते हैं। फिर बहुत सारे उस समय के नेता, समाजवाद के नेता जैसे नीतीश कुमार, शरद यादव, ये बहुत मदद करते हैं उनकी और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो 1990 वो वर्ष होता है जिस समय बिहार में कम से कम कांग्रेस का अस्तित्व हमेशा के लिए आप देखेंगे करीब खत्म हो जाता है। उसके बाद वो कभी भी वापस आज तक बहुत सिग्निफिकेंट रूप में नहीं आ पाई है। और 1990 में आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद का
उदय हो जाता है बिहार और देश की राजनीति। तो बिहार का भी उदय हो गया फिर? ये अच्छा सवाल है। 1990 में लालू का उदय होता है, लगता है एक तरह से कि बिहार का उदय होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आस लेकर वो आता है। और आप पुस्तक पढ़ेंगे मेरी या जनरल उनके भाषण उस समय के सुनेंगे तो वो बहुत ओजस्वी भाषण होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अब कुछ गलत नहीं होगा बिहार में, अब कोई अत्याचार नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं होगी, अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब एकदम असल लोकतंत्र हम लोग बनाएंगे, गरीबों के लिए बनाएंगे, पिछड़ों के लिए बनाएंगे। इस प्रकार की बातें करते हैं वो। तो एक प्रकार से लगता है, और क्योंकि लालू आप देखेंगे उसके पहले जितने भी ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर्स खासकर 80s के एरा में आते हैं वो ज़्यादातर अपर कास्ट से आए हुए थे कांग्रेस के, और कांग्रेस एक बहुत अपर कास्ट पार्टी थी तब तक, और लालू एक ओबीसी कास्ट से आते थे। तो और न सिर्फ ओबीसी कास्ट से बल्कि एक ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जो बहुत ही गरीबी वाला परिवार, एक बहुत ही साधारण गाँव के परिवेश से आते हैं। तो सबको लगा कि एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना जो हमारे बीच का है, जो पिछड़ों का दर्द समझेगा, गरीबों का दर्द समझेगा और उसको सॉल्व कर पाएगा। तो एक प्रकार से वो मसीहा के तौर पे देखे जाने लगते हैं। उनके शुरू में कुछ कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी रहते हैं तो लगता है कि वो दर्द समझ रहे हैं। जैसे मैंने मेंशन भी किया है कि जैसे वो रोड से जा रहे हैं कहीं भी तो वो गाड़ी रोक के बगल में रुक जाएंगे, है ना। 2 4 5 10 अगर लोग खेत में है तो जाके पूछने लगेंगे क्या कर रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। कहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पे बैठ जाएंगे, वहीं पे अपनी सभा लगा देंगे, है ना, वहीं पे केसेस सॉल्व करने लगेंगे। या जैसे पटना में कोई एक व्यस्तम चौराहे पे पहुंच गए और वहाँ पे खुद से वो ट्रैफिक पुलिस से डंडा ले लिया और ट्रैफिक मैनेज करने लगे, खुद से करने लगे खुद से, मतलब एक सिंबॉलिज्म के लिए, है ना। एक दलितों की बस्ती में चल गए वाटर टैंकर लेके और वहाँ बच्चों को पानी से नहलाने लगे कि तुम लोग साफ सुथरा रहो। तो लगा कि मतलब कोई व्यक्ति है जो दर्द समझ रहा है, पेन को समझ रहा है, सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चला, ये शुरुआती कुछ महीने साल भर रहा और उसके बाद मुझे लगता है फिर वो लालू धीरे धीरे अपने फॉर्म में आने लगे। जो उनका रियल सेल्फ था, ट्रू सेल्फ था, वो दिखने लगा और वो बहुत हित कर नहीं रहा फिर बिहार के लिए। क्या मतलब पहला क्या इंसिडेंट लगा कि बिहार की जनता को कि नहीं यार ये तो सेल्फ लव है? बहुत एक इंसिडेंट तो पॉइंट करना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि ग्रेजुअल ट्रांजिशन था, है ना। उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जो विकास की राजनीति है या पॉजिटिव पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म होती है, उसमें बहुत लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स मिलते हैं। इमीडिएट कुछ नहीं दिखता है तो ऐसे जनता ना आपका एकदम फैन नहीं हो जाएगी 2 दिन के अंदर। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बोलो करो जो एकदम नेचुरल कॉर्ड स्ट्राइक करे उनसे, तो फिर आपके पीछे पीछे हो जाएगी। तो उनको वो दिखने लगा कि जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा आसान है डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स से। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स उस समय इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स बोलते हैं या डिविजन्स क्रिएट हुए थे, 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और ओबीसी आरक्षण पहली बार आया था, तो उसमें एक बहुत डिवीजन क्रिएट हो रखा था सोसाइटी में कास्ट के लाइन्स पे। तो उनको दिख रहा था ये कास्ट के अक्रॉस बहुत डिविजन्स है, तो उन्होंने उसको बढ़ावा देना चालू। उन्होंने फिर एक तरह से विलन करार दे दिया जो भी अगड़ी जाती है उनको, और उन्होंने कहा कि अब तक तुम्हारा समय था, अब हमारा समय है, राइट। तो अब हम जैसे उनके स्टेटमेंट्स जैसे होते थे कि अब कुर्ते के ऊपर गंजी पहनने का समय आ गया है ना, इसका मतलब हमें स्ट्रक्चर को पलटने का समय आ गया है। फिर जैसे वो बोलते थे कि अगड़ी जाति से ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाओ, तो एक तरह से वो रिवेंज काइंड ऑफ जितने स्टेटमेंट्स होते थे ना, ये नहीं था कि उसको बंद करना है, उसको पाटना है, उस गैप को कम करना है। क्योंकि अब इससे क्या होता था, जब ये ऐसे करते थे तो एक सेक्शन को अपने साथ ला पाते थे, और फिर क्या होता था दूसरा पक्ष वाला वो लोग कुछ बयान देते थे, वो खाई और बढ़ जाती थी। हाँ, राइट। तो डिविजन्स और क्रिएट हो जाते थे, मतलब ऊंच नीच वाला जो मुद्दा हो गया वो बताने लग गया। कास्ट डिविजन्स जो है इंडिया में हमेशा कास्ट डिविजन तो आज भी है, आज भी है। होता क्या है ना, अलग अलग फेजेस में डिपेंड करता है लीडर कौन है। तो कोई लीडर जैसे उस पर बहुत बात नहीं कर रहा हो, हर चीज़ में विकास किया, नॉर्मल बातें कर रहा है, तो ऐसी दबी रहती है चीज़ें। लेकिन अचानक से कोई अगर आगे इन पे बात करने लगता है तो फिर से वो बढ़ जाती है। आप देख लीजिए जैसे बैंगलोर में अचानक से आपको दिखेगा कोई गवर्नमेंट आएगी तो ये कन्नाडा वाला रिवोल्ट अचानक से शुरू हुआ, चालू हो जाएगा, और फिर वो दुकानें तोड़नी फोड़नी शुरू हो गई। फिर कोई गवर्नमेंट आती है डेवलपमेंट की बात करे तो अब कोई उस पर बात नहीं करेगा फिर, राइट। तो इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट कि कौन वो लीडर आ रहा है, किस पे बात कर रहा है। तो ये जितना भी मुद्दा हो रहा है सब पॉलिटिकली एक्सपोज्ड मुद्दा है, इस वजह से हो रहा है। ऑफ कोर्स कोई आम आम जनता के तो वाट लगी पड़ी है। तो कोई लीडर अपने फायदे के लिए इन मुद्दों को उठाता है, हाँ, और बहुत सारे फिर लोग उससे एक तरह से वो पिन मारना होता है, और वो नीचे हल्की दबी तो रहती ही है कहीं ना कहीं, तो बहुत सारे लोग फिर उससे इफेक्ट हो जाते हैं और वो एक तरफ हो जाते हैं।
दूसरे लोग दूसरी तरफ हो जाते हैं और वो खाई बढ़ जाती है। मतलब हिस्ट्री यही बोल रही है कि स्टार्टिंग से हमेशा यही लेकर होता है। आज तक मतलब एक पॉलिटिकल नेता ने ही अपने सेल्फ लव के लिए ही हमारी वाट लगाई है। मतलब जनरलाइज करना मुश्किल है। जनरल आप कर सकते, मतलब आप चलो एक्सेप्शन ले लो, 100 में से 10 अच्छे होंगे पर 90 तो ऐसे हैं। है ना। ब्रिटिशर्स ने किया हमारे साथ ये, आप देख लीजिए। अपने लोगों की बात करो आप तो। हाँ हर ब्रिटिशर्स तो खराब ही थे। हर फेज में बोल रहा हूँ, हर फेज में आप देखेंगे तो ये सबसे आसान तरीका होता है ना। हाँ। किसी को अपने साथ लाने के लिए आपको एक कॉमन दुश्मन ढूंढना पड़ता है। एक कॉमन दुश्मन होगा तो हमारी आपकी दोस्ती गहरी हो जाती है। हाँ राइट, ये बहुत एकदम नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। हाँ। तो पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं। तो एक शिल्पी और गौतम मर्डर केस था, राइट? या उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। तो शिल्पी जैन एक बहुत ही ब्यूटीफुल यंग लेडी फ्रॉम पटना, मिस पटना का टाइटल जीती हुई थी, और वहीं के एक बहुत बड़े क्लोथ मर्चेंट थे, उज्जवल जैन उनकी बेटी थी, राइट। और उनका एक और गौतम बेटे थे एक लंदन बेस्ड डॉक्टर के, राइट। और बिहार आए थे वापस, उनको पॉलिटिक्स का बहुत मन था, शौक था, तो उन्होंने आरजेडी का यूथ विंग ज्वाइन किया था, राष्ट्रीय जनता दल का, और साधु यादव के साथ, साधु यादव जो राबड़ी देवी के साले साहब, उनके साथ वो रहा करते थे और आरजेडी में पॉलिटिक्स करते थे। और ये दोनों एलिजिडली रिलेशनशिप में थे, गौतम और शिल्पी। तो एवरीबडी न्यू देम, राइट। एक दिन क्या होता है कि शिल्पी और गौतम की सेमी न्यूड बॉडीज, राइट, पाई जाती है एक बंद गराज के कार में, राइट। पुलिस उसे रिकवर करती है। और ये गराज जो होती है वो होती है 12 फ्रेजर रोड पे, और वो घर होता है साधु यादव का, राइट, जो उस समय की जो मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, उनके भाई। तो फिर बहुत हल्ला मचता है। पुलिस को किसी ने इन्फॉर्म किया एक अननोन नंबर से कि ये फलाना गराज है और उसके अंदर एक गाड़ी में लाश है। तो गराज अंदर से बंद थी, तो किसी को पता भी कैसे चला? तो ऑब्वियस था, जिसने फ़ोन किया था उसको पता था। तो पुलिस वहाँ जाती है, गराज खोलती है, गाड़ी निकालती है। जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती है तब तक साधु यादव के समर्थक वहाँ पहुँच चुके होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हो हंगामा होता है। जिस गाड़ी को बहुत सेफली फिंगरप्रिंट्स वगैरह सेव करके ले जाना चाहिए था, टो करके, उसे एक कांस्टेबल ड्राइव करके वहाँ से ले जाता है। पुलिस आनंद फानन में से सुसाइड करार देती थी इमीडिएटली, बोलती है सुसाइड है। फिर बहुत ज़्यादा हो हंगामा मचता है, तो कहती है कि नहीं, ये पॉइजनिंग का केस है, फिर बहुत ज़्यादा हंगामा मचता है। तो केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर सीबीआई तह उसके केस में जाने लगती है। तो पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ था कि शिल्पी कॉलेज जा रही थी और एक गाड़ी में कुछ लोग जा रहे थे जो गौतम के भी दोस्त थे, साधु यादव के भी दोस्त थे। वो लोग शिल्पी को बोलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, शिल्पी को बोलते हैं कि हम लोग आपको ड्रॉप कर देंगे। गौतम वो एक लोकेशन बताते हैं पटना के बाहर में, जनरली ऑफिस है जहाँ वो लोग बैठा करते थे, कि गौतम वहाँ पे तो आपको बुला रहे हैं, चलिए। तो शिल्पी बैठ जाती है क्योंकि उन लोगों को जानती है वो, राइट। और वो लोग उसे पटना के बाहर एक जनरल उनकी बैठकी की एरिया होती थी जहाँ वो लोग शिल्पी को ले जाते हैं। गौतम को तब तक इस बात का पता चलता है कि ये लोग वहाँ पे ले गए हैं शिल्पी को, और वो समझ जाते हैं पूरा माजरा, क्योंकि उस जगह पे वैसी चीज़ें ही होती थी। और गौतम भी भागे भागे पीछे में जाते हैं उस जगह पे, और जब तक गौतम जाते हैं तब तक देखते हैं कि शिल्पी के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो रेजिस्ट करते हैं, दोनों को वहाँ पे दोनों की हत्या कर दी जाती है और शिल्पी का रेप किया जाता है। और फिर दोनों की अधनग्न जो लाशें होती हैं वो गाड़ी में डाल के उस गराज में रख दी जाती है। तो सीबीआई को उस तरह के एविडेंसेस मिलते हैं। तो सीबीआई फिर इसको एस्टैब्लिश करने के लिए साधु यादव का डीएनए सैंपल मांगती है, राइट। बिकॉज जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है शिल्पी की, उसमें ये आता है कि उनको मल्टीपल लोगों ने रेप किया था उनकी मौत के पहले। तो सीबीआई एस्टैब्लिश करने के लिए मांगती है साधु यादव से डीएनए सैंपल, एंड साधु यादव रिफ्यूज़ कर देते हैं, राइट। ही रिफ्यूजेज द सीबीआई, एंड इस केस को फिर जो गौतम का पूरा परिवार होता है, उनको इन्फॉर्म किए बिना उनके आने के पहले ही गौतम का दाह संस्कार कर दिया जाता है। सो इतने सारे उसमें लूज एंड्स होते हैं। और बहुत सालों तक जो शिल्पी जैन के भाई होते हैं, प्रशांत जैन, वो इस केस को परस्यू करते रहते हैं। और कुछ वर्षों बाद प्रशांत जैन का एक दिन अपहरण हो जाता है, और प्रशांत जैन को 10 दिनों तक उनका पता नहीं चलता है। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा मीडिया एंड पुलिस प्रेशर बनता है, तो किडनैपर्स उन्हें छोड़ देते हैं, और उसके बाद प्रशांत जैन केस को विड्रॉ कर लेते हैं। तो सबको समझ में आ जाता है कि किसने किडनैप किया था और क्यों किडनैप किया था।
तो एंड ये एक इंसिडेंट जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट लोग इन्वॉल्व थे, और प्रोमिनेंट को ऐसे वैसे नहीं बल्कि वैसे ही जो साधु यादव के खुद साथ थे, और किसी भी राज्य में किसी मुख्यमंत्री का भाई इन्वॉल्व हो, सिटिंग मुख्यमंत्री का, तो ये एकदम अप्रत्याशित था और किसी ने ऐसा कुछ सुना नहीं था। बहुत ज़्यादा इस पे एंड देयर आर सो मेनी सच स्टोरीज इन बिहार जो आप शायद लिखते लिखते किताब कम पड़ जाए, सिर्फ ऐसी स्टोरी से मैं बता रहा हूँ। एंड दीज आर प्योरली वेरीफाइड स्टोरीज जो हर एक मीडिया हाउस में, प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स में आपको मिल जाएगी। तो कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें एक अंश भी कंजेक्चर है या गेस वर्क है। फिर क्या जेल हुआ उनको? कुछ नहीं, साधु यादव सांसद बने फिर। मतलब जिसका दबदबा है वही जो पावरफुल है वही अस्तित्व में रहेगा। मतलब दैट्स द सैड पार्ट ऑफ मतलब सोसाइटी। आपको कौन सी और स्टोरी पता है जो एकदम आपका दिल दहला देवे, क्या लगता है यार ये तो साला नहीं होना चाहिए था? बहुत सारे स्टोरीज है। आप इनफैक्ट जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं आप लोग भी, इनफैक्ट आपको सर्च करना चाहिए चंपा विश्वास। सिर्फ आप इतना सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा बिहार। चंपा विश्वास एक IAS ऑफिसर की पत्नी थी। हाँ, बिहार में IAS ऑफिसर की पत्नी थी, और एक दिन उनका एलिगेशन आता है कि 2 साल तक उनके बगल वाले फ्लैट में रहने वाले कुछ लोगों ने, जिनका संबंध अगेन RJD से था, उन लोगों ने 2 वर्ष तक उनका रेप किया, एक IAS ऑफिसर की पत्नी का। और और इस IAS ऑफिसर को भी पता था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था, राइट। उन लोगों ने हर जगह पे गुहार लगा ली, नथिंग हैपेंड टू एनीबडी ऑफ देम, राइट। और उसमें बहुत सारे स्टोरीज आपको मिलेंगे चंपा विश्वास का। आपकी जब कहानियां पढ़ेंगे तो आपका दिल सहर जाएगा कि मतलब जहाँ का IAS ऑफिसर की पत्नी सेफ नहीं है, और नहीं 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 2 साल तक शी वाज रेप्ड। 2 years। क्या मतलब ये तो सामने कहानियां है जो दिख रही है। हाँ ऐसे, हाँ करेक्ट, ऐसी कितनी कहानी जो कभी बाहर ही नहीं आई। ये सब तो ऐसे किसलिए बाहर है क्योंकि पटना में थी और इतने प्रोमिनेंट लोगों के साथ हो रही थी, राइट, कि बाहर आ गई, जिनके फैमिली वाले, घर वाले खुद इतने पावरफुल थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। पूरा गुंडागर्दी कर रखी थी, पूरा गुंडागर्दी मचा रखी थी। गुंडागर्दी इज स्मॉल वर्ड फॉर दैट। मतलब पता नहीं इसके लिए क्या वर्ड यूज करें फिर? आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता क्या वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार तो एक शिवा नाइपॉल एक बहुत फेमस राइटर है, और वो बोलते हैं कि एक वो ऐसी नरसंहार के किसी साइट पे गए थे एक बार बिहार में, जहाँ नरसंहार होता, उसके जस्ट बाद वहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने कहा था दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया के आखिरी छोर पहुँच चुका हूँ। आपको डर लगता है अभी? हाँ, नहीं, मुझे बहुत ऐसे डर नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप बुक के रेफरेंस से पूछ रहे हैं तो एक तो मैं रांची में रहता हूँ, जो थोड़ा सा सेफर मुझे फील होता है, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बिहार है, मेरा होम टाउन वही है। बिहार में रहता तो शायद थोड़ा सा एक वो फील होता है। अभी भी डर लगता है आपको? नहीं, और दूसरा डर क्यों नहीं लगता है, क्योंकि मैंने जितनी भी बातें इस पॉडकास्ट में, दूसरे पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में, बुक में लिखी है, उसमें कभी भी कोई किसी भी एक पॉइंट को से वो झूठा नहीं प्रूफ कर सकता। झूठा प्रूफ करने वाली बात ही नहीं है ना। वो तो कहेंगे तुम तो मेरे बारे में बोल क्यों रहे हो? मीडिया ने लिखा जो लिखा वो तो पुराना रहा, तुम आज क्यों बोल रहे हो भाई? क्योंकि सच है। सच्चाई से तो सब मतलब सच बोलता है उसको तो सबसे ज्यादा भय होता है। लेकिन वो खुल के सच के अगेंस्ट नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने खुल के उसके अगेंस्ट बोला तो फिर वो फंस जाएगा, क्योंकि फिर उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो बताओ अगर ये सच नहीं है तो क्या सच है? हाँ, एंड देन they'll have no answers। तो इसलिए वो अंदर से शायद कितने भी वो कुंठित हो, वो खुल के नहीं बोल सकता है सच के खिलाफ। नहीं बोल सकता है, कोई भी नहीं बोल सकता। आपको बोलते हैं कि अच्छा क्यों पॉडकास्ट में जा रहे हो, क्यों बोल रहे हो हमारे लिए? इंडिविजुअल लेवल पे ऑनेस्टली कोई रीच आउट मेरे को नहीं किया फ़ोन से। सोशल मीडिया पे बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिलते हैं, मैसेजेस आते हैं, वो सब आते हैं, मैं इग्नोर कर देता हूँ। मतलब मुझे पता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, कि ये स्टोरीज जो आज तक छुपी हुई थी या लोग नहीं जानते थे, या बिहार के लोगों ने कितना सहा है, किसी को नहीं पता था बाहर में, उस स्टेट ने कितना सहा है। थैंक यू फ्रॉम ब्रिंगिंग आउट दो स्टोरीज। बहुत सारे ऐसे लोग, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो उस एरा में वहाँ को छोड़ के कहीं बाहर सेटल हो गए। वो लोग मैसेज करते हैं कि हमारे दादा ये स्टोरी सुनाते थे, हमारे पिताजी बोलते थे, तो हम लोग समझ ही नहीं पाते थे, है ना, व्हेन वी रीड एंड हियर दो स्टोरीज फ्रॉम यू। तो मतलब, और ये ज़्यादा पुरानी बात तो है ही नहीं ना, ये नहीं, बहुत रिसेंटली बात है। तो मतलब and hence it is very surprising, and hence I'm saying this is the same expression of surprise that I get from everyone
who reads this book या ऐसी स्टोरी सुनता है, उनको लगता है मुझे कैसे नहीं पता थी अभी तक ये, ऐसा कैसे हो सकता है? बिहार की सबसे पॉजिटिव बात क्या है वही बता दो आप। बहुत सारी। हाँ, So, and if when you read this book, I started as so ज़्यादातर चीज़ों में किसी भी फील्ड को आप उठाओगे ना, तो बिहार वुड बी द लैंड ऑफ ऑरिजिन इन इंडिया। सो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रिपब्लिक की बात करते हैं, वैशाली इज कॉल्ड द रिपब्लिक का स्टार्ट बोलते हैं, जननी बोलते हैं वैशाली को, पूरे विश्व का, राइट? सो इट स्टार्टेड फ्रॉम बिहार। द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ मगध साम्राज्य, जो सबसे बड़ा साम्राज्य आप एक तरह से बोल सकते हो, स्टार्टेड फ्रॉम देयर। द एपिसेंटर वाज दैट। अशोका वाज देयर, पाटलिपुत्र वाज देयर, जैनिज्म, बुद्धिज्म सब वहीं से ओरिजिनेट हुए। आप मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट वाज देयर, साइंसेस, लिटरेचर, नेम इट, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, मेडिसिन, जिसके भी जो सबसे बड़े बड़े पाइनियर्स का आप नाम जानते हो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का, all of them were either based in Bihar or originated out of it. एक बिहारी सब पे भारी कहावत। ठीक है, एजुकेशन में आप नालंदा यूनिवर्सिटी, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, मतलब किवंदती है कि जब वहाँ पे खिलजी ने आग लगाई लाइब्रेरी को तो 6 महीने तक किताबें जल रही थी, इतनी किताबें थी। सो एनीथिंग दैट यू नेम, एंड इट इज सेड, इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था 2005 में, it said that Bihar has a claim to be the ancient heart of India. These days it is seen as the armpit, right? दिल हुआ करता था भारत का। So that way is again a lot of very hard-working, talented people. Still, आपको इसी से देखो ना कि आप जनरली जो देखते हो कि जो IAS, IPS के एस्पिरेंट्स और सक्सेस स्टोरी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिले इसी रीजन से मिलेंगे, इतने अभाव में भी। That's the irony. सबसे ज़्यादा स्टोरीज आपको सक्सेस में देखने को मिलता है। सो इट इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड समहाउ जस्ट नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड। अच्छा, तो लालू प्रसाद यादव जी का डाउनफॉल कहाँ से स्टार्ट हुआ? मतलब जनता ने सपोर्ट करना बंद कर दिया या फिर कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिससे वो डाउनफॉल में आने लग गए? राइट। सो लालू का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ 1997 में। चारा घोटाला आपने सुना होगा। बिल्कुल। तो चारा घोटाला उजागर होना शुरू हुआ। 1996 तक लालू बहुत पावरफुल हो गए थे। लालू बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। लालू जनता दल जो उनकी पार्टी थी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, नॉट जस्ट बिहार का, पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। और उस समय जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी उसमें वो प्रधानमंत्री के दावेदार भी थे, जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। तो ही वॉज लाइक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन इन इंडिया। लेकिन 1997 में क्या हुआ, चारा घोटाला उजागर हुआ। उजागर ऐसे हुआ कि एक उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी थे VS दुबे, बहुत ही अपराइट ऑफिसर थे, और उन्होंने देखा कि जो भी मतलब नॉर्मल सैलरीज तक है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, वो भी वो नहीं दे पा रहे। राइट। उन्होंने देखा कि यार कुछ काम भी नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो वो सब भी नहीं हो रहा है, और बेसिक सैलरी तक नहीं दे पा रहे। तो इतना जो पैसा है, बजट तो ऑफकोर्स है स्टेट का, तो जा कहाँ रहा है, हम लोग कर क्या रहे इतने पैसों का। तो उन्होंने बहुत छानबीन करना शुरू किया और सारे अपने जितने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे सबको एक फैक्स किया कि अपने अपने यहाँ के अकाउंट्स चेक करो थोड़ा सा। तो जितने भी कलेक्टर्स थे उन्होंने अपने यहाँ चेक करना स्टार्ट किया, और उसमें चाईबासा में कलेक्टर थे अमित खरे साहब, जो अभी PMO में है। he's based out of PMO right now, again a very upright officer। तो उन्होंने चाईबासा ट्रेजरी पे रेड किया तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के उन्होंने रिसिप्ट्स वगैरह देखे, तो उनको वहाँ पे थोड़ा सा कुछ ये लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसको फर्दर एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि एक तो उसके एक्सपेंसेस जो थे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के, पशुपालन विभाग, वो उसके बजट से 3 गुना था। राइट। एक्सपेंसेस ना सिर्फ 3 गुना था, बल्कि जितने रिसीट्स वगैरह थे सारे फर्जी। और उसमें बहुत सारी कहानियाँ चलती है कि कैसे उसको पूछताछ में एक ऑफिसर से पूछा गया कि ये जो तुम गाड़ी का नंबर लिखे हो, तो एक गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था कैटल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कि गाय को ट्रांसपोर्ट किया गया इस गाड़ी से। राइट। तो उस गाड़ी का नंबर हड़बड़ी में जब पूछताछ हुई तो लिख दिया गया। तो बोला कि इस गाड़ी से तुमने ट्रांसपोर्ट कैसे किया कैटल को? तो बोले कुछ नहीं सर, तो सब चारों पाँव पकड़ के चढ़ा दिया उसको गाड़ी में और उसको लेते गए। तो बोले चारों पाँव पकड़ के, लेकिन चढ़ाए कैसे, नंबर तो स्कूटर का है। राइट। तो इस प्रकार की बहुत सारी कहानियां हैं। तो फिर वो दूसरे ट्रेजरीज पे, दुमका ट्रेजरी पे रेड हुई, तो जहाँ जहाँ रेड हुई तो दिखने लगा कि एक बहुत बड़ा पैटर्न है ये, और पूरे स्टेट में एक नेक्सस था जिसमें पशुपालन विभाग का पूरा बजट से बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स खर्च हुए और सारे रिसीट्स फर्जी थे।
और ये जब इस पर जांच हुई तो करीब करीब 900 करोड़ रुपए उस समय के लिए, 900 करोड़ कितने स्टेट्स का, पूरा स्टेट का ईयरली बजट था। आप सोचिए, स्टेट का ईयरली बजट कुछ छोटे स्टेट्स का, उतना बड़ा ये घोटाला था, राइट। उसको फिर सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया। शुरू में लालू ने इसको कंटेन करने की बहुत कोशिश की, तो लालू ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता था कि ये सब हो रहा है, लगता है ये पिछली सरकारों ने किया होगा, तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा। और उन्होंने एक 1 मैन कमीशन बनाई कि ये कमेटी में बना रहा हूँ और ये जांच करेंगे इस पर। तो उन्होंने जिस व्यक्ति को डाला उस 1 मैन कमेटी में, उस व्यक्ति का नाम भी 4 घोटाले में आने लगा। सबने कहा ये तो यार और बड़ा फर्जी है। तो फिर बहुत हल्ला हुआ, तो हाईकोर्ट ने फिर इसको कहा कि सीबीआई को ट्रांसफ़र कीजिए केस को। सीबीआई को केस ट्रांसफ़र हुआ, सीबीआई ने इसकी जांच करनी शुरू की। उस समय सीबीआई के डायरेक्टर होते थे जोगिंदर सिंह, बहुत फेमस डायरेक्टर थे सीबीआई के। जोगिंदर सिंह पे बहुत प्रेशर आया। तो जोगिंदर सिंह ने पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया तब देवेगौड़ा पीएम थे, और देवेगौड़ा और लालू प्रसाद की थोड़ी बनती नहीं थी, पास कुछ रीजंस थे इनफैक्ट। तो लालू ने बहुत कोशिश की, इनफैक्ट मैं बुक में कोट करता हूँ कि वो देवेगौड़ा के पास गए और देवेगौड़ा को उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रधानमंत्री बनाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, राइट। और दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा सुना और दोनों रोने लगे वहीं पे, पूरे कॉन्वर्सेशन में उसमें डाला है। तो किस प्रकार से देवेगौड़ा ने जोगिंदर सिंह को कहा कि आप केस को परस्यू की थी। लेकिन ये केस चल रही रहा था और सरकार बदल जाती है केंद्र में, और आई के गुजराल प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और आई के गुजराल पे बहुत बड़ा कर्जा था लालू का। तो आई के गुजराल को सबसे पहले लालू ने ही पटना से चुनाव लड़वाया था, तो ऑफिस था, हाँ चुनाव लड़वाया था। और उसके बाद उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। तो लालू ने आई के गुजराल को कहा कि अब आपको तो मुझे बचाना ही पड़ेगा, राइट। और इसके एवज में कहीं से भी आप बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं आपको चुनाव लड़वाऊँ। प्रधानमंत्री बने तो उन्हें अपनी फिर सीट चाहिए थी, तो उन्होंने कहा जहाँ से लड़ना आप बिहार में चुनाव लड़िए, लेकिन आप मुझे बचाइए। लेकिन आई के गुजराल के हाथों से तब तक वो निकल चुका था, केस इतना आगे बढ़ चुका था। तो इनफैक्ट आई के गुजराल जोगिंदर सिंह को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि इस केस पे थोड़ा धीरे जाओ। और जोगिंदर सिंह उन्हें जवाब देते हैं कि अगर ऐसा है तो आप मुझे लिखित में दे दीजिए। और आई के गुजराल बोलते हैं कि मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूँ और इस नाते मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये जो मॉनिटरिंग है ये मैं हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में कर रहा हूँ, और मेरे और हाईकोर्ट के बीच क्या चल रहा है ये तो आपको जानने का भी अधिकार नहीं है। तो ये कॉन्वर्सेशन होता है। देश के होम मिनिस्टर थे, वो फिर प्रेशर डालते हैं जोगिंदर सिंह को, बट केस बहुत आगे बढ़ चुका था। एंड फाइनली वो कन्विक्ट होते हैं फिर लालू यादव। और जब केस इतना आगे बढ़ चुका था, लालू को समझ में आ गया कि मुझे जेल जाना पड़ेगा। फिर सीबीआई गवर्नर से परमिशन लेती है, लालू को अरेस्ट करने की बात होने लगती है, जो अपने आप में बिहार में बहुत बड़ी चीज़ थी। मतलब लालू उस समय बिहार के राजा थे एक तरह से, और ऐसी हवाएं उड़ने लगती है कि लालू को अरेस्ट करेगा कोई। तो ऐसी बातचीत चलने लगती है। मैंने 1-2 कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड किए हैं, बुक में डाले हैं। इसमें लोग कहते हैं कि यार लालू को कौन हाथ लगा सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं है, मैं सोच ही नहीं सकता लालू को कोई बिहार में पटना में हाथ लगा देगा, राइट। और कैसे सीबीआई फिर गवर्नर से परमिशन लेती है स्पेशली, और पूरे पटना को छावनी में तब्दील करती है। लालू का अरेस्ट, जो लालू का जब अरेस्ट कर देना आता है तो उन्हें भी समझ में आ गया था कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे। तो विधायक दल की वो बैठक बुलाते हैं, और उस विधायक दल की बैठक में बोलते हैं कि आज से आपके मुख्यमंत्री होंगी राबड़ी देवी। और राबड़ी को जाके वो किचन में बोलते हैं कि आज से आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और वो रोने लगती है, कहती है कि हमको तो ये सब कुछ पता ही नहीं है, हम कहाँ से ये सब करेंगे, तो खाना बता जा। तो कोई बात नहीं, आज से आप मुख्यमंत्री है राज्य के। और फिर वो अरेस्ट होते हैं, जेल जाते हैं, केस चलता है, कन्विक्ट होते हैं लालू। और अभी पिछले कुछ वर्ष तो उनके सब जेल में ही कटे। अब क्या स्थिति है? बाहर है, पैरोल पर बाहर है, स्वास्थ्य कारणों से। मेरे ख्याल से इतने दिन बाहर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से बाहर होने के बाद फिर वो बैठकें अटेंड करते हैं इंडिया गठबंधन की, जो सही नहीं है। बट ये भी एक तरह से प्रिविलेज है इंडिया में कि आप जब इतने पावरफुल होते हैं तो आपको पैरोल आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे सजायाफ्ता कैदी हैं इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया में ज़्यादातर जो प्रिजनर्स हैं हमारी जेलों में, वो अंडर ट्रायल है, जिनके क्राइम्स प्रूव नहीं हुए आज तक, और वो सालों सालों से, और ज़्यादातर अंडर ट्रायल्स इनफैक्ट पूरा सज़ा का अपना टेन्योर पार कर जाते हैं और उनके केसेस ख़त्म नहीं हुआ, तो उनको इसलिए फिर छोड़ना पड़ता है कि ऐसे भी मैक्सिमम पीरियड वो सर्व कर चुके हो। तो ये सबसे बड़ा आयरनी है देश का। तो आज आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी कहाँ, किस दिशा में जा रहे हैं?
अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी किया उन्होंने मतलब अगेन लॉ विल टेक इट्स ड्यू कोर्स। और सिर्फ हम ये बोले कि नहीं मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं खुद ही 10 बार बोलता रहूँ कि मैं तो बहुत ईमानदार हूँ जी, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ जी, डज नॉट प्रूफ। जो केस उन पे चल रहा है लिकर स्कैम का, बहुत सॉलिड एविडेंसेस हैं उसमें, और उसमें बहुत साफ साफ, और उनको एज अ कन्वीनर ऑफ हिज पार्टी, आपके कन्वीनर के तौर पे ही इज डीप इनटू इट, सूटर और लेटर आई थिंक ही हैव टू पे फॉर इट। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी उनको। कोर्ट ने कहा कि यू कैन नॉट साइन, कोई फाइल्स पे आप साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ा मैसेजिंग है। लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ आप जा नहीं सकते हो, नहीं कम से कम या फिर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है किस चीज़ कि भैया आपको मुख्यमंत्री नहीं रहना है। नहीं, अब उनके पास ऑप्शन नहीं बचाना था ना। वो तो जेल में भी मुख्यमंत्री रहे, आपने देखा कि उन्होंने जेल में भी नहीं छोड़ा अपना पद। लेकिन अभी जब कोर्ट ने उनको बेल दिया तो कोर्ट ने कंडीशंस रखे कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हो, आप फाइल्स पे साइन नहीं कर सकते हो, तो फिर तो गवर्नमेंट वर्चुअली स्टैंड स्टिल पे चली जाएगी। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। 4 महीने इलेक्शंस के बचे, स्टेट इलेक्शंस। तो उनको समझ में आ गया है कि एक तो इलेक्शंस के पहले बहुत सारे डिसीजंस लेने होंगे और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने होंगे, वो ले नहीं सकते, तो इसलिए उनको किसी और को तो क्या होता है इन केसेस में, क्या होगा मतलब आने वाले फ्यूचर में क्या होगा? क्या ये मुख्यमंत्री ऑफिस बन पाएंगे? नहीं, यू हैव द रूल ना कि अगर आप कन्विक्ट हो गए हो किसी ऐसे क्राइम में जिसमें जो आपका सेंटेंस पीरियड है वो 2 साल से ज्यादा है, तो आप फिर इलेक्शंस भी नहीं लड़ सकते हो कभी लाइफ। तो लालू जैसे इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं, नहीं, तो कन्विक्ट हुए और उनकी जो मतलब ये टेन्योर है जेल का वो 2 साल से ज्यादा है। तो अगर 2 साल से ज्यादा के लिए आप कन्विक्ट हो गया तो फिर आप जिंदगी भर इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। करियर पूरा खत्म हो सकता है। करियर खत्म नहीं होता, फिर यही करते हैं कि अपने पत्नी को, अपने बेटे को, बेटी को आगे बढ़ा देते हैं। मतलब पॉलिटिक्स है भी तो अच्छा, पर खराब भी बहुत है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं और इसके भी यस। कोई मूवी का नाम बताइए जो मतलब एक्चुअली बिहार को रिप्रेजेंट करती हो, दिखाती हो कि यार ये बिहार ऐसा बिहार। इनफैक्ट बार बार बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो डिससर्विस किया है ना उसके बेस पे मूवीज़ नहीं किया है। इनफैक्ट आप ज़्यादातर इतना सिंपलिस्टिक होता है ना, ज़्यादातर मूवीज़ में हम देखिए किसी बिहारी को दिखाना है तो उसको ऐसे पान चबा रहा है और कंधे पे गमछा रख दिया और ऐसे टूटी फूटी हिंदी बोल रहा है, भोजपुरी बोल रहा है, तो और वो अनपढ़ है और कोई मीनियल काम कर रहा है उसको बिहारी बना दिया, विच इज सच अ डिससर्विस या रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहार। यार हर स्टेटा के लोग, हर प्रकार के लोग हर स्टेट से आते हैं, राइट, लेकिन हम उसे जनरलाइज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये सब देख रखा है ना, तो पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण ना जो आम लोग होते हैं वो भी पिस जाते हैं। उसी स्टेट से इतने अच्छे अच्छे नाम आए, किसी भी फील्ड में अगेन आप ले लीजिएगा ना, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में अच्छे अच्छे नाम आए, मतलब किसी भी फील्ड पे, एजुकेशन में उठा लीजिए, हर चीज़ में ब्रिलियंट पीपल, उसकी हम बातें नहीं करते, राइट। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ, वैसे आप देखेंगे तो आर्ट वाइज डिपिक्शन देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ मूवीज विच इज, प्रकाश राज की आप मूवीज देखेंगे तो क्वाइट क्लोजर टू द रियलिटी, राइट। जैसे अपहरण मूवी आप देखेंगे तो वेरी क्लोजर टू एक्चुअली द काइंड ऑफ किडनैपिंग्स जो समय की इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप हो गई थी। गंगा जल थोड़ा सा फिक्शनलाइज्ड वर्जन है, वहाँ पे एक्चुअली एक अकफोड़वा कांड हुआ था भागलपुर में, राइट, जेल में, वो तो उसका थोड़ा सा फिक्शनलाइज्ड हुआ। गंगा जल का वो सही था क्या? मतलब गंगा जल डालते हैं? ऐसा कुछ नहीं, एक बार ही कांड हुआ था। अच्छा, एक हुआ था। हाँ, तो भागलपुर के जेल में अकफोड़वा कांड इसको बोलते हैं, दैट्स वन टाइम इंसिडेंट, उसको वो डिपिक्ट करती है, तो वो थोड़ा सा आप मान सकते हैं। टोन एंड टेनर एंड रियलिटी वाइज देखेंगे तो गैंग्स ऑफ वासेपुर थोड़ा सा टोन एंड टेनर जो उसका होता है ना वो सही उन्होंने पकड़ा है, जो एक माहौल होता है वो सही पकड़ा है। अगेन वो फिक्शनलाइज्ड वर्जन है, राइट। आप इतने टाइम रहे हो वहाँ पे, तो आपने कोई इंसिडेंट देखा जिसके आपको लगता है यार ये मेरे सामने ही हुआ है, मतलब ये हो रहा है और मैं वही हूँ, मैं ऑन द बैक साइड? मैं बहुत छोटा था और मैं अपने गांव जाता था, और मेरा गांव जिस जगह पे आता है वो एक गया डिस्ट्रिक्ट में टिकारी ब्लॉक बोलते हैं, और वो थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा नोटोरियस था। और ये जो पूरी हम जातीय हिंसा की बात करते हैं उसका एपी सेंटर था, वो एकदम केंद्र बिंदु आप बोल सकते हैं। तो वहाँ के गांव बहुत सेंसिटिव होते थे, मतलब वो गांव कभी भी अटैक हो सकता है किसी भी रात। तो ये मुझे याद है कि हम लोग जब भी गर्मी छुट्टियों में गाँव जाते थे तो छतों पे जनरली सोना होता था, उस समय बिजली होती नहीं थी कहीं भी, तो छतों पे सोते थे और लोग पहरा देते रहते थे। और ऐसी एक रात थी जिसमें अचानक से गांव पे कोई छत पे उठा और हल्ला करने लगा बहुत ज़ोर से। फिर एक व्यक्ति ने हल्ला किया तो सब लोग हल्ला करने लगे कि भागो भागो भागो, मतलब आ गए हल्ला करने लगे।
एंड सब टॉर्च वॉर्च जलाने लगे, सब लोग भागने लगे अपने अपने घरों में, अपने बंदूकें उठाने लगे, सब लोग तैयार होने लगे एक तरह से। एक्चुअली किसी को दिख गई थी, कोई आती हुई जीप की लाइट दिख गई थी, तो एक प्रकार से वो सिग्नल मिल गया कि हम लोगों पे अटैक होने वाला है, कोई आ रहा है। तो एक तरह से वो भगदड़ पूरी तरह से। फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि वो एक पासिंग जीप थी और वो नक्सलाइट्स नहीं थे, तो फिर सब सो हो गए। तो ये बचपन का मुझे याद है, और ये बहुत एक कॉमन फिनोमेना हुआ करता था। जो मेरा ननिहाल है, वो एक डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद, उसमें पड़ता है, और उस गांव पे तो एक्चुअली 3-4 बार अटैक्स हुए, राइट। छोटा सा गांव है, उसमें मुश्किल से 20 परिवार घर रहते हैं, और उस गांव पे 3-4 बार 500 लोगों ने घेर के चारों तरफ से उस पर अटैक किया। उस गांव में एक डेडिकेटेड पुलिस का पिकेट बनाया गया, क्योंकि गांव इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था। वहाँ पे डेडिकेटेड 10 पुलिस रहते थे पिकेट में। एक बार जब वो लोग दशहरा में उनकी पोस्टिंग कहीं और दे दी गई, क्योंकि दशहरा में तो बहुत रिक्वायर्ड होता है दुर्गा पूजा में, तो उस समय फिर एक बार अटैक हुआ फाइनली, और मुश्किल से इधर से 10-15 लोग थे, इनके पास भी अपनी बंदूकें थी। रात भर दोनों से फायरिंग्स हुई, बट ये कि आपको रात भर रोकना है, अगर रोक पाए तो आप बच गए, अगर नहीं रोक पाए तो तो रात भर दोनों तरफ से फायरिंग हुई। सुबह होने पे वो भाग गए। देन फिर पुलिस आई। फिर इन गाँव में ना जनरली अटैक्स होते थे, तो लोगों को पुलिस पे विश्वास नहीं होता था। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जो अटैकर्स होते तो पुलिस के वेश में आते थे, वो पुलिस के कपड़े पहन के आते थे। तो जो सबसे पहला इस तरह का अटैक हुआ था 92 में, 12 में, उसमें यही हुआ था, और उसमें किसी को नरसंहार में ऐसा कोई कॉमन फिनोमेना था नहीं। तो था कि सब पुलिस का ड्रेस पहन के आए थे नक्सलाइट्स, और उन्होंने दरवाजे खटखटा के बोला, 8-9 बजे रात में आए थे, कि हम लोग चेकिंग करने आए हैं, पुलिस से दरवाज़ा खोली। उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया, रामाधार सिंह, उसको ढूंढ रहे हैं और किसी को कुछ नहीं करेंगे, और सबने दरवाजे खोल दिए। तो दरवाजे खोल दिए तो जितने भी पुरुष थे सबको उन्होंने पकड़ लिया, और फिर सबको एक जगह जमा किया सबको। फिर गांव के किनारे एक नहर थी, उस नहर पे जाके सबको लिटा दिया उन्होंने, एक लाइन से 35 लोगों को, और सबके फिर जितने उनकी जातियां पूछी सबसे पहले तो, और जो अपर कास्ट थे उसमें भी स्पेसिफिकली भूमिहार्स थे, उन्होंने कुछ दलित थे उनको छोड़ दिया, 1-2 ब्राह्मण्स थे उनको भी छोड़ दिया, और सबके उन्होंने गली रेत के वहीं पे हत्या कर दी। तो पुलिस वालों पे भी लोग विश्वास नहीं करते थे, इसलिए तो वो पुलिस वाले भी उनको उधर ही रोक देते थे, और जब तक कोई पहचान नहीं जाए उसमें से, तो उसमें से फिर कोई आइडेंटिफाई कराता था, या तो एसपी या कोई खुद को आइडेंटिफाई कराया कि हम हैं, तो वो फिर मानते थे कि अच्छा फिर ये लोग सही में पुलिस वाला है, तो फिर उनको गाँव में आने देते थे। अदरवाइज पुलिस भी बाहर ही रुकी रहती थी रात भर, वो सुबह ही आती थी। मतलब ये तो आप बोल रहे हो, मतलब ये तो इतना खतरनाक इंसिडेंट बता रहे हो कि विभाजन से भी खतरनाक इंसिडेंट है। अंदर ही अंदर विभाजन हो रहा है। तो इट वाज द स्टेट वाज नॉन एग्जिस्टेंट। क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद का जो परिवार है वापस पॉलिटिक्स में मतलब फुल फ्लेजेडली उसी तरीके से आ सकता है? क्या लोग सपोर्ट करेंगे? है कि, और सपोर्ट भी कर रहे हैं काफ़ी सारा सेक्शन। लालू के बेटे अभी पिछले जब नीतीश जी के साथ थे तो उप मुख्यमंत्री थे, जो लालू के छोटे बेटे हैं, उनके बड़े बेटे मिनिस्टर थे उसी कैबिनेट में। और मेरे ख्याल से ये एक विडंबना ही है कि जब लालू और राबड़ी खुद मुख्यमंत्री थे, वो 15 साल तक सीएम हाउस में रहे, पटना के सबसे पावरफुल व्यक्ति, और उनके खुद के बच्चे नहीं पढ़े, स्कूल तक नहीं कंप्लीट की उन्होंने। तेजस्वी यादव उन्हें डेरोगेटरीली सब 9वीं फेल बोलते हैं, जो भी उन्होंने पढ़ा होगा, 8वां 9वां जो भी पढ़ा होगा। बड़े बेटे का भी वही हाल है, 10वां 11वां। और उतने प्रिविलेज में रहते हुए उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की। आज एक बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, राइट, और दूसरा बेटा एक मिनिस्टर है, वो ब्यूरोक्रेट्स को, हेल्थ मिनिस्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, ही इज डायरेक्टिंग ब्यूरोक्रेट्स, तो शायद एक लाइन भी पॉलिसी का शायद बता नहीं पाए। और ऐसे लोग हैं, और वोट मिल रहा है उन्हें अभी भी। तो मेरे ख्याल से एक विडंबना है, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोगों के पास पता नहीं ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, क्या हो रहा है, लोगों को इनको वोट देना पड़ रहा है, और दे रहे हैं, और वो जीत रहे हैं, और वो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार हैं विपक्ष की ओर से। मतलब मैं भी इसमें कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मतलब ये तो स्पीचलेस है मेरे लिए भी कि क्या होगा आगे, क्या कहाँ जा रहे हैं हम।
आपने मतलब आपको क्या लगता था कि आपने ये बुक क्यों लिखी है? क्या आप क्या दिखाना चाहते थे? क्योंकि ये बात तो सबको पता थी दुनिया में। नहीं पता है, नहीं पता है? मैं बोल तो रहा हूँ, किसी को नहीं पता है। आपको ये स्टोरीज पता थी? हाँ, नहीं पता थी। एग्जैक्टली बिहार के बाहर तो नहीं पता थी, बिहार वाले बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं ये भी बता रहा हूँ। तो आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं यार हम तो वहीं रहते थे लेकिन फिर भी ये सब पता नहीं चला। कई बार ना बहुत सारी जो थोड़ी ढंग की फैमिलीज थी वो इन न्यूज से इम्यून रहती थी, उन्हें पता ही नहीं चलता था हो क्या रहा है। जब आप वापस में टोटलिटी में देखते हैं पूरे पीरियड को, आप इंसिडेंट वाइज भी नहीं जाए, हो सकता है एक आध इंसिडेंट तो ऐसे आउटलायर्स हो सकते हैं ना, जब आप टोटलिटी में पूरी देखने लगते हैं तब आपको पैटर्न दिखता है, तब आप उसे ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बोल सकते हैं। जैसे एक रेप केस हुआ, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन था। कोई फिर आर्ग्यू करेगा कि रेप केसेस तो हर जगह हुए होंगे उस समय। नो, इट्स नॉट जस्ट वन केस, बहुत सारे। सो एंड ज़्यादातर जो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स है वो कहीं भी किसी भी कालखंड में या किसी भी स्टेट में नहीं हुआ। सो फॉर एग्जाम्पल 1994 में एक डीएम की बिहार में कुछ कर हत्या कर दी जाती है, ये आज तक और कहाँ हुआ है? नहीं हो सकता है ना, उससे ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर आप बोलें। सबसे ज़्यादा हत्याएं बिहार में ही हुई है। पता नहीं संख्या तो मुझे नहीं ध्यान है, मतलब वो देखना पड़ेगा, लेकिन जिस मैं बोल रहा हूँ ऑडेसिटी ऑफ क्राइम्स जो आप बोलते हैं, जैसे हमने जो डिस्कस किया कि मुख्यमंत्री का भाई इन्वॉल्व है मर्डर केस में, या उनकी शादी के लिए पटना के सारे शोरूम्स लूट ले रहे हैं, या मुख्यमंत्री की बेटी की मीसा भारती की डिग्री की आप जब बात करेंगे तो उनकी वो बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए वो MBBS में एडमिशन हो जाता है और फिर वो टॉप भी कर जाती है। हाँ, तो ये कहीं और नहीं हो सकता ना। या जो डीएम की कुछ कर हत्या कर दी जाती है सरेआम 5000 की भीड़ के सामने, वो कहीं नहीं हो सकता। एंड दीज आर नॉट जस्ट 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल्स। किसी भी सेक्टर में आप ऐसे एग्जाम्पल्स उठाएंगे, इतने एग्जाम्पल्स, इनफैक्ट डकैतियों के आप एग्जाम्पल्स उठाएंगे उस एरा में, ट्रेन रॉबरीज, रोड रॉबरीज। ट्रेन रॉबरीज तो ऐसी बढ़ गई थी कि रामविलास पासवान रेलवे मिनिस्टर थे 1997 में, और वो बिहार से ही आते थे, और उन्होंने सदन में कहा कि अगर बिहार में मार्च का महीना था, 10 दिन में 10 रॉबरीज हो चुकी थी ट्रेन में। एंड रॉबरीज ऐसे नहीं कि मोबाइल उठा के भाग गए, रॉबरीज ऐसी कि मतलब कंपार्टमेंट पूरा कैप्चर कर लिया, हर किसी को लूटा, उसमें हत्याएं भी नहीं, राइट। 10 दिन में 10 रॉबरीज। उन्होंने कहा कि हम ट्रेन सेवाएं बंद कर देंगे बिहार में अगर रॉबरी नहीं होगी। सदन में ये बोलना ये पड़ेगा, आलम हो गया साहब। जबकि वो बिहार से ही आते थे, उन्हें बोलने में दुख हुआ होगा। मतलब बिहार के लिए मतलब ये एक तरह से काल रहा है पूरा। एंड हेंस ये बुक लिखना जरूरी था, क्योंकि दो चीज, एक तो पता हो, लोगों को पता चले कि स्टेट ने, वहाँ के लोगों ने क्या क्या झेला है, सहा है, और दूसरा ये भी पता हो कि गलत हाथों में अगर पावर चले जाए तो कितना गलत हो सकता है। जो आप पूछ रहे थे ना कि हम लोग वोट देने नहीं आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है, ऐसे ही कभी कभी फर्क पड़ता है। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लीडर्स में, ये भी आ गया तो चलेगा, वो भी आ गया तो चलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत वंस इन अ वाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, और किसी एक नेता के आने से ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकता है, और जब तक वो रियलाइज होता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। हमने 15 साल उस स्टेट को एक ऐसे हाथों में दिया जिस स्टेट को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और इसीलिए ना आप अब देखिए ना, आज जितने भी मूवीज़ में, सीरीज़ में जहाँ भी बात करते हैं तो बिहार शब्द को कितना नेगेटिवली हम लोग देखते हैं, है ना, बिहारी शब्द को कितना नेगेटिवली देखते हैं। उसका आउटकम यही है ना, ये जॉब भी नहीं देते आजकल तो लोग, जॉब्स नहीं देते। तो आप सोचिए आपने क्या किया उस स्टेट का ना, उस स्टेट की हालत वहाँ सिर्फ खराब की, बल्कि वहाँ के लोग जो बेचारे बाहर जाके भी काम करना चाहते हैं उनको भी कितना कुछ झेलना पड़ता आपके कारण। मतलब लेबर में ज़्यादा देखा जाता है अभी भी। बिल्कुल, क्या है तो लेबर कुछ भी बोल देता है, करते हैं, कोई भी कुछ भी बोल देता है, लगता है कि मतलब। एंड हेंस आई एम सेइंग ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इतना नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट किया ऐसे इंसिडेंट से कि लोगों ने जनरलाइज कर दिया कि वहाँ से आने वाला हर व्यक्ति तो ऐसा ही है भाई। जबकि आप जाएंगे और देखेंगे, एंड आई एम पर्सनली इन दिस, इतने हार्ड वर्किंग और ऐसे लोग कम फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द रीजन। आज बिहार झारखंड के लोग देश में कहीं भी जाके अगर काम कर लेते हैं, 8-8, 10-10 हज़ार रुपए के काम करते हैं। कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो किसी भी हाल में सर्वाइव कर ले। ज़्यादातर लोग वहाँ के लोग उस काम को नहीं करते और इसलिए वो लोग आके करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है या मिलियन ऑफिस स्टाफ की नौकरी 10,000 रुपए की। आपको बैंगलोर में लोग नहीं मिलेंगे जो काम करना चाहते हो, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और इसीलिए वहाँ से आके लोग यहाँ काम करते हैं। उसको तो कुछ बचता भी नहीं है यहाँ, वो रेंट पे लेके रहेगा, रूम खाएगा भी उसी में, सब करेगा, कुछ बच भी नहीं रहा। 2,000 रुपये शायद बच रहा है जिसको घर भेज रहा है, नहीं, फिर वो आके कर रहा है। तो सोचो कितने हार्डशिप्स में जी सकता है बंदा।
तो अगर अपॉर्चुनिटीज मिले तो कितना बेहतर कर पाए। और वैसे किसी हार्डवर्किंग जनरेशन को, पॉपुलेशन को हमने क्या टर्न करवा दिया सिर्फ अपॉर्चुनिटीज के भाव में। मतलब कोई एक नेता कितना खराब भी हो सकता है, कितना अच्छा भी हो सकता है। एग्जैक्टली और इसीलिए पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। मैं तो ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, वोट तो देना बनता है। मतलब 100% वोटिंग अगर जिस दिन हो गई ना, उस दिन शायद देश के चैप्टर चेंज हो सकते हैं। आज भी 70-77 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, हम कहाँ से कहाँ जा सकते थे। आज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे आज सुविधा चाहिए ना सर, मेरे को नहीं चाहिए। मतलब मुझे आज सिंप्लिसिटी चाहिए, मुझे आज ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं चाहिए। मैं मर जाऊँगा, अगली जनरेशन का क्या होगा पता नहीं, बट अगर आज ही सिस्टम सुधार जाएगा तो अगली जनरेशन का भी सिस्टम सुधर जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, एटलीस्ट अपने आने वाले जनरेशन के लिए एटलीस्ट ये कम से कम दिखे कि आने वाले 10-20 सालों में शायद मुझे वो बेनिफिट ना मिले उन चेंजेस का, वो जो पॉजिटिव रिफॉर्म्स है उनका, लेकिन आने वाली जनरेशन को तो कम से कम मिल जाए। सारे गुंडे ही पॉलिटिशियन क्यों बनते हैं? ऐसा नहीं है कि सारे गुंडे पॉलिटिशियंस। आप भी पॉलिटिशियन? अच्छा, सारे 99%। ठीक है, सो मैं समझ गया। द क्वेश्चन बेसिकली इसकी ज़्यादातर लोग जो शायद जिनको पॉलिटिक्स में देखते हो हमें शायद पसंद नहीं आते हैं, या शायद वो सबसे अच्छे लोग नहीं हैं। जो सच है वो इसलिए है क्योंकि पॉलिटिक्स अभी भी इंडिया में एक बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशन नहीं है, राइट। तो हमें पता नहीं होता है कि पॉलिटिक्स में कैसे जाना है, क्या करना है। तो कोई चाहते हुए भी अगर हमारा कोई या तो फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, या कोई वैसे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, कुछ वैसे कनेक्शंस नहीं है, तो पॉलिटिक्स में घुसना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो अच्छे लोग जिनका ऑलरेडी कोई करियर है बोलते हैं हमें क्या लेना देना उधर से, और ना उनको इंटरेस्ट आता भी है तो कोई पॉलिटिक्स में लाने वाला, समझाने वाला, इंट्रोड्यूस करने वाला, उनको इन्वॉल्व करने वाला कोई नहीं मिलता है। तो बच कौन जाता है फिर पॉलिटिक्स में, जिनके पास करने को कुछ। एंड दिस द रियलिटी। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि वैसे लोग पॉलिटिक्स में जो या तो उनका ऐसा कोई बिजनेस है तो टाइम बच रहा है 4 घंटा दिन में, तो थोड़ी राजनीति कर लेते हैं, या कुछ और नहीं है, हम वहीं पे रह रहे अपने घर पे, कुछ काम नहीं है, दिन भर चले गए, 4 दोस्त हैं, घूम फिर लिए, तो हमने नेतागिरी ज्वाइन कर ली। तो ज़्यादातर लोग बाई चॉइस पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं, वो बाई चांस है, कुछ नहीं कर रहा तो पॉलिटिक्स कर लेते हैं। या आप जनरली पूछ लोगे कि क्या सोच है, क्यों एंटर किए थे, क्या करना चाहते हैं 5 साल में, 10 साल में, पार में आगे तो क्या करेंगे, शायद आंसर नहीं कर पाएंगे। राइट। आप भी तो एक कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के इस प्रोफेशन में आए हैं, तो आप तो सोची समझी साजिश के तहत आए हैं। हाँ, सो जहाँ को रिस्क लेना पड़ेगा ना, तो सोच के आएंगे आप। सो वही मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे मेरे केस में रिस्क ये था कि मैं एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ, तो छोड़ना एक रिस्क है, इसीलिए इधर आने के पहले बहुत सोचना पड़ेगा कि क्यों आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, अगर कुछ कर पाए तो क्या चेंजेस लाएंगे। तो जहाँ भी वैसे वेन्यूज खुलने लगेंगे जहाँ लोग चॉइस से आने लगेंगे पॉलिटिक्स में, सोच समझ के करियर की तरह, प्रोफेशन की तरह आने लगेंगे। और मैं करियर और प्रोफेशन बोल रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे कमाने के लिए, बल्कि एक थॉट प्रोसेस होगा कि नो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फुल टाइम। तो ऐसे सोच के आने वाले जब लोग आने लगेंगे, पढ़े लिखे लोग आने लगेंगे, तो अपने आप क्या होता है ना, किसी भी चीज़ में अच्छी चीज़ें जब ये अच्छे लोग आने लगेंगे तो बुरे लोग अपने आप क्राउड आउट होने लगेंगे। हाँ, राइट। ज़्यादा बुरे लोग आने लगेंगे तो अच्छे लोग क्राउड आउट होने लगते हैं। तो उसका तरीका यही है उसे अच्छा करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग, युवा, पढ़े लिखे, प्रोफेशनल्स, अच्छी सोच वाले वो आते जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका स्वरूप अपने आप और बदल भी रहा है मेरे ख्याल से। इनफैक्ट बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं अपने सामने देखता हूँ आजकल, मेरी खुद की पार्टी में देखता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इनमें से जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे करियर्स छोड़े, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने एकदम यूथ में अपने IAS IPS की नौकरियाँ छोड़ दी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत वेल अर्निंग जॉब्स थे उनको छोड़ दिया और वो पॉलिटिक्स में है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपका क्या मुद्दा था आने का? आप तो अच्छी जॉब कर रहे थे, पैसा भी अच्छा कमा रहे थे, आपने क्या सोचा ऐसा? मैं थोड़ा कुछ सिग्निफिकेंट करना चाहता था, सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कि कॉर्पोरेट में मुझे लग रहा था कि मैं बहुत कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ लोग कर पाते हैं, मुझे नहीं लगा कि मैं कर पा रहा हूँ। तो हमेशा देख रहा था कि कौन से ऐसे वेन्यूज़ हैं जिससे कम से कम मैं खुद को लगे कि मैं अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो 2018 के आसपास की बात है, एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह,
और उन्होंने एक पोजीशन खोल रखा था, एक एडवाइजरी काइंड ऑफ रोल, उसे गुड गवर्नेंस फेलो बोल रहे थे। तो मैंने उसमें अप्लाई किया, उसमें सेलेक्ट हो गया और मुझे वो थोड़ा अच्छा लगा, उसका जो कंटेंट था, जिनको मुझे रिपोर्ट करना था, वो ऑफिसर्स भी मुझे अच्छे लगे बात करके, तो मैं वहाँ चला गया। 1 साल वहाँ काम किया, बहुत मज़ा आया काम करने में, पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली देखा, ब्यूरोक्रेसी को बहुत क्लोजली देखा, और देखने के बाद यही समझ में आया कि पूरे सोसाइटी में और कंट्री में कभी भी जो नैरेटिव्स होते हैं, डायरेक्शन होता है, वो पॉलिटिक्स सेट करती है, वो ना ब्यूरोक्रेट्स ना कॉर्पोरेट, जो कोई और नहीं सेट करता है। तो अगर चीज़ों को आप बहुत लार्जेस्ट स्केल पे और डीपर लेवल पे बदलना चाहते हो, या कम से कम कुछ भी बेसिक भी हल्का सा भी बदलना चाहते हो, तो पॉलिटिक्स इज द रूट, राइट। तो वहीं से मैंने 2-3 महीने बहुत सोचा, उसके बाद रांची जो मेरा होम टाउन है वहाँ पे मूव किया, फिर वहाँ पे पार्टी में गया, बात किया, थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। इलेक्शंस थे 2019 के, उसमें बहुत काम किया, फिर मैं पार्टी में इंडक्ट हो गया, फिर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा मैं कर सकता हूँ। शुरू में मुझे था कि मैं देखूंगा करके कितना कर पाता हूँ, लेकिन थोड़े समय में लगने लगा कि कर सकता हूँ, इट इज़ अ नेचुरल कॉलिंग जो बोलते हैं। तो अभी मैं इलेक्शन मैनेजमेंट लीड करता हूँ बीजेपी का स्टेट में, या डीप इनटू पॉलिटिक्स। तो आज का यूथ क्यों डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है पॉलिटिक्स से? मतलब अगर मैं मानूँ, अगर यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं तो ये 10 लोग ही वोट भी नहीं देते हैं, ना नेता चुनेंगे, कुछ नहीं करना चाहते हैं, और पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं करना चाहते हैं। विच इज़ सैड। 2 लेवल्स पे मैं इसको देखता हूँ। एक तो ठीक है, इसमें आप पॉलिटिक्स को भी, एक पॉलिटिशियंस को भी एक हिस्सा मान सकते हैं, जिसमें अच्छे पॉलिटिशियंस आने लगेंगे, अगर वो थोड़ा लॉजिकल बात करने लगेंगे तो शायद यूथ कनेक्टेड फील करने लगेगा। उनको भी लगेगा, अरे ये जो बात कर रहा है थोड़ा लॉजिकल बात कर रहा है, मुझे सुननी है इसकी बात, आई लाइक टू हियर हिम, आई विल वोट फॉर हिम। मैंने अभी तक तो किसी को नहीं किया था, ऐसा बहुत बार हुआ है। किसी एक लीडर को देख के आप बोलते हैं कि मैंने आज तक तो किसी को वोट नहीं किया था, लेकिन इसके लिए तो मैं जाऊँगा वोट करने के लिए। तो जैसे ही जब आप अच्छे पॉलिटिशियंस हो सो से आने लगेंगे, तो यूथ थोड़ा मेरे ख्याल से कनेक्टेड फील होगा। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूथ के बिहाफ पे भी बनती है। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि यार सारे नेता चोर हैं तो मैं क्यों वोट करने जाऊँ। दैट इज़ ऑल्सो आई थिंक थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना। हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी हमारे पास ऑप्शंस है, हम उसमें रिसर्च करें, उसमें देखें कौन बेहतर है, उसको वोट करें, और एल्स नोटा भी है अपने पास, तो हम रजिस्टर तो करें अपना डिसकंटेंट कि मुझे कोई नहीं पसंद आ रहा है भाई इसमें से। ईदर वे वी शुड गो आउट एंड वोट फॉर दोनों है। पॉलिटिशियंस को भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए अपने साइड से, मेरे ख्याल से यूथ को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड बिकॉज सी, हमें ऑफन लगता है कि हमें क्या करना पॉलिटिक्स से, कोई भी आ जाए, मेरी तो नौकरी है, मुझे तो टैक्स ही देना है। बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में आप पॉलिटिक्स का असर देखने लगोगे, आपको दिखने लगेगा। हो सकता है आज आप इफेक्ट नहीं हो, कल इफेक्ट होने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों में जो आप टैक्सेस देते हो, आप जिस रोड पे चल रहे हो, आपके घर में जो पीने का पानी आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जा रही है, जो अभी कन्नड़ा मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो ऑफिस के आपके रेंट्स होने चाहिए, जो आपके कैब के रूल्स होने चाहिए, तो ऑटो वाले ने जो अभी बीच में कुछ इंसिडेंट्स आए थे तो किया, लॉ एंड ऑर्डर, जो हर चीज़ पॉलिटिक्स से ही आ रही है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें, कोई भी ऐसा नहीं है जो बोल सकता है कि पॉलिटिक्स अनअफेक्टेड हो, राइट। एंड हेंस वी शुड गेट इन्वॉल्व इनटू इट। कोई नहीं बोल रहा कि पॉलिटिशियन बन जाओ, लेकिन कम से कम जो बेसिक है, अपना कर्तव्य है, वो हमें निभाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। मतलब बहुत सारे मीडिया हाउसेस ऑन करते हैं, मतलब बहुत सारे पॉलिटिशियंस, मतलब उनमें बहुत सारे स्टेक्स होते हैं, पैसा भी देते हैं, खूब खासा पैसा देते हैं, और जो वो बताते हैं वही हम तक पहुंचता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अच्छा बता रहा तो अच्छा बता रहे, बुरा बता रहा है तो बुरा बता रहे हैं। तो राहुल गांधी जी पे पप्पू का टैग लगा दिया, क्यों लगा दिया सर? ये मुझे बहुत ऑनेस्टली पता नहीं कि टैग स्टार्ट कहाँ से हुआ है, मुझे इसका ओरिजिन नहीं पता। हाँ, मुझे ये पता, मैं इसको अक्सर सुनता रहता हूँ टेलीविजन चैनल्स पे। आई डोंट नो ये टैग कहाँ से आया है, और ये टैग शायद इसलिए आया है क्योंकि बहुत सारे मैटर्स में जिसपे बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन उनसे एक्सपेक्टेड होगा, ना सिर्फ टेलीविजन चैनल्स पे, और पार्लियामेंट में भी उतना सीरियस डिस्कशंस या सीरियस डिस्कोर्स उनकी तरफ से नहीं देखने को मिलता है। तो बहुत सारे आप इंटरव्यूज़ देखेंगे या कॉन्वर्सेशंस उनसे देखेंगे, तो आप उनसे पूछ रहे हैं बैंगलोर के बारे में, तो वो बात करने लगेंगे आम और किले के बारे में, राइट, विच इज़ वेरी डिस्कनेक्टेड। तो शायद इससे वो टैग आया है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, बार भी मैंने भी देखा है रिसेंटली, शायद आपने देखा नहीं देखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, कि रशिया और यूक्रेन वॉर में जेलेस्की को, पहले वो एक कॉमेडियन थे, देन उसके बाद में कुछ पावरफुल लोगों ने उनको इस तरह की उनकी छवि बनाई कि वो वॉर हो सके, कि आप लोगों के बीच में जा रहे हो
ऑटो रिक्शा में जा रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो, बात कर रहे हो, नॉर्मल एक ऐसा आम रिसेप्शन बनाया गया है कि भैया ये नॉर्मल बंदा है, आप लोगों के जैसे ही है, एंड ऐसा वॉर हो जाता है। वो वीडियो राहुल गांधी जी से रिलेट करके बताया गया है कि अभी कुछ बाहरी ताकतें उनको इस तरह से दिखा रही है कि ये जेलस की है और आने वाला टाइम में वॉर होने वाला है। नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत फ्रिवलस है, ये मतलब इसको सीरियसली नहीं लिया पूरा जाए। वीडियो बना दिया ऐसा कि भैया यही वो आदमी है कि जनगणना के आधार पर ये आपका वॉर करवाएंगे। हाँ, वो एक बहुत सीरियस इशू मुझे लगता है, और इससे मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 1-2 वर्षों में हर चीज़ में जाति को उठाना शुरू किया है। मुझे लगता है ये खतरनाक है, बिकॉज आप इससे जो फॉल्ट लाइंस जो ऑलरेडी थोड़े बहुत है, आप उस खाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो। आप हर चीज़ में हम लोग अगर उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और एक दूसरे से जातियाँ पूछने लगे, अभी वो जहाँ जा रहे हैं रिपोर्टर्स की जातियाँ पूछ ले रहे हैं, अब मिस इंडिया के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी जातियाँ बता रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जातियाँ बता रहे हो, तो आप हर दिन जब डिस्कशन में एक ही चीज़ को बार बार बोलते हो तो आम जनमानस के दिमाग में भी वही चीज़ बार बार आती है। और आप जितना इस चीज़ को प्रेस करोगे, हम जहाँ पे एक तरफ इस देश में कोशिश कर रहे हैं इस जाति प्रथा से ऊपर उठने की, हमारा बोलते हैं कि दिस इज समथिंग वी शुड एंड, इससे हमें ऊपर आना चाहिए। आप उस चीज़ को बार बार एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन लीडर कंट्री के अगर बोलते रहोगे तो फॉल्ट लाइन्स और क्रिएट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो जनगणना नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, बहुत जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंट है एक चीज़ पे। किस चीज़ पे? कि वो जनगणना से करेंगे क्या आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जाम्पल बिहार में जातीय जनगणना हुई, राइट? तो जातीय जनगणना हुई, उसके बाद हमें पता चला कि ये यादव्स 14% है, कुर्मीस 4% है, ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है। उसके बाद क्या हुआ? जातीय जनगणना का हमने बेस क्या बोला था? ये बोला था कि जो जातीय जनगणना होगी उसके आधार पे पॉलिसीज बनाएंगे ताकि जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए पॉलिसीज बना के उसको किसी प्रकार से बाकी जातियों के साथ ला पाए। वो हुआ क्या? अगर वो नहीं हो रहा है तो सिर्फ जातीय जनगणना करा के हम एक लिप सर्विस दे रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम फिर सारी जातियों पर देखो तुम्हारी जाति तो इतनी जनसंख्या है लेकिन तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन तो कम है, तो तुम यू फाइट फॉर योर राइट, विच इज नॉट द बेस्ट थिंग, राइट? आपको उस जनगणना के आधार पे 10 पॉलिसीज लानी चाहिए। इस जाति के लोग इस रीजन में है, इनको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ये है, ये यहाँ पे पिछड़ रहे हैं, इनके लिए एक ऐसी स्कीम लाते हैं जिनके माध्यम से हमें लगता है ये थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे। वो पूरा प्रोसेस है। आप आधा प्रोसेस जहाँ करके छोड़ते हो तो उसे आप बहुत खतरनाक बना रहे हैं। ये तो वही बात होगी जो लालू प्रसाद यादव ने करी कि जाति के आधार पर कुछ नहीं हो जाए। तो हम हर बार सिर्फ यही बात करते रह जाते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना, लेकिन कोई भी उस पर बात नहीं करता कि उसके बाद व्हाट आर द पॉलिसीज जो हम लेके आएंगे, उस पर बात करो ना। तो सब खुद ही लेके आएंगे यार, सब बोलेंगे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेके आते हैं। सो क्या बीजेपी एक कैपिटलिस्ट पार्टी है? अडानी, अंबानी? नहीं, सी ये बहुत जनरलाइज्ड व्यू होता है ना, एंड ये जो विपक्ष का नैरेटिव है अदानी अंबानी, और मेरे ख्याल से बहुत डेंजरस भी है। जब आप ना प्राइवेट सेक्टर को टारगेट करने लगते हो, बिजनेसमैन बिजनेस हाउसेस को टारगेट करने लगते हो, तो नैरेटिव गलत जाता है 2 तरीके से। एक तो आप जनरल लोगों के मन में भी ना एक घृणा पैदा कर रहे हो कि अरे जो भी गलत हो रहा है इस देश में इसके लिए ही जिम्मेदार है, ये बिग बिजनेस हाउसेस जिम्मेदार है। किसी भी चीज़ के बहुत 2 पक्ष होते हैं। आप बोल सकते हैं कि अदानी ने बहुत वेल्थ कमाया, अंबानी ने बहुत वेल्थ कमाया, आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखिए। आज जो बिग बिजनेस हाउसेस है, जो इंडिया में मेजॉरिटी जॉब्स जनरेट हो रही है, वही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। आप हटा दो ना 10 बिग बिजनेस हाउसेस को इंडिया के, इंडिया खत्म हो जाएगा। और चाहे आप इकोनॉमी में देख लीजिए, जनरल कॉन्ट्रीब्यूशंस आप एम्प्लॉयमेंट में देख लीजिए, अदरवाइज देख लीजिए। सो जस्ट इसलिए किसी को कॉर्नर कर देना कि बहुत पैसा है उसके पास, कोई तो करेगा ना, किसी के पास तो होगा, कोई तो जॉब देगा। सो इन एनी फ्री मार्केट, देखिए जहाँ भी फ्री मार्केट होगा, हम लोग कम्युनिस्ट कंट्री तो है नहीं, फ्री मार्केट में हमेशा ही होगा, जो सक्सेसफुल होगा उसके पास पैसा ज़्यादा हो। जैसे आप अभी जितना आपके अभी 120 एम्प्लॉयज़ 150 एम्प्लॉयज़ है, कल को 500 एम्प्लॉयज़ हों, कल को 5000 एम्प्लॉयज़ हो गए, तो मैं गाली देना शुरू कर दूँ, इसके तो 5000 एम्प्लॉयज़ हो गए तो बहुत पैसा बना रहा है, तो चोर है। दैट कैन नॉट बी द वे, राइट? सो किसी एक दो को आप टारगेट करते रहिए। आई डोंट थिंक दैट्स द राइट मैनर टू डू इट। इनफैक्ट अगेन तरीका वो होना चाहिए जिसमें आप रूल्स पे बात करो। छोटा बड़ा जो भी कॉर्पोरेशन हो, अगर कोई रूल्स फ्लाउट हो रहा है उसको पेनल्टी होनी चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन विदाउट राइम और रीजन
बस उसका बिजनेस बड़ा है और इसलिए उसे हम गाली दे रहे हैं, नॉट द राइट। मतलब फोटो दिखा के गाता नहीं गा सकते कि देखो ये दोनों साथ है, दोनों साथ है। लॉजिक दो ना यार, कुछ लॉजिक दो। हाँ। सो फॉर एग्जांपल प्रूव इट कि अच्छा इन्होंने ये घपला यहाँ पे किया है, इस केस में इन्वॉल्व है, इस टेंडर को इन्फ्लुएंस किया है, देयर हैज टू बी सम एंड अगर वो हुआ है देन कोर्ट्स विल टेक इट ड्यू कोर्स, राइट। तो कोर्ट पे जाके केस फाइल कर दीजिए, बोले अंबानी चोर है, ये मेरा PIL है, यू कैन फाइल इट इन द सुप्रीम कोर्ट, लेट देम डिसाइड। गाली देके आपको भगा देगा, क्या बकवास कर। बट इसमें दोनों बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन दोनों को फायदा तो होता ही है ना, कि मतलब आप एक बड़ा बिजनेस बना रहे हो तो विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस के एक बड़ा बिजनेस आप नहीं बना सकते हो। अगेन बहुत डिपेंड करता है, बहुत केस टू केस बेसिस पे आपको जाना पड़ेगा। सी आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स, ये ट्रेडिशनल आप मान सकते हो, क्योंकि ना 70s 80s 90s में क्या होता था, लाइसेंस एरा होता था। तो बेसिकली आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी एक लाइसेंस चाहिए, और उस लाइसेंस के लिए आपको किसी ना किसी का सपोर्ट लगेगा, कनेक्ट्स लगेंगे। आज के डेट में आप ये नहीं बोल सकते। सो फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर में बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो शायद आज तक गवर्नमेंट को जाके मिले भी नहीं होंगे। जीरो पॉसिबिलिटीज है। नहीं होंगे, जीरो पॉसिबिलिटीज सर। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, जैसे लेबर कमिश्नर से मिलना गवर्नमेंट से मिलना नहीं बोलता, वो तो ठीक है कंप्लायंस के लिए आएगा, या टैक्सेस देना, GST वाले से मिलना, उसको आप हटा दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट से किसी मिनिस्टर से जाकर मिलना पड़ा, कोई फेवर लेने के लिए, 90% नहीं गए होंगे आज तक, उनको पता भी नहीं होगा। तो आज के डेट में मेरे ख्याल से वो जरूरी नहीं है, ट्रेडिशनल केसेस में जरूरत होती थी। तो आज के केस में आप बोले कि पॉलिटिशियंस मे बी व्हेन दे बिकम मच बिगर, सो फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री को लीड करने लगते हैं, तो उसके पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने के लिए लॉबी करेंगे, राइट, कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो टैक्सेस थोड़े कम करिए, तो सब कंबाइन होकर जाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर के पास। दैट इज स्टिल रिक्वायर्ड, बट पॉलिटिशियंस के सपोर्ट के बिना स्टार्टअप्स बड़े नहीं बन सकते, ये मैं नहीं मानता। बट स्टिल आज हम इतने सक्षम हैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, आदमियों की कमी नहीं है, चीज़ों की कमी नहीं है। सिर्फ एक डायरेक्टिव अगर आ जाए PMO से कि एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट, नहीं हो सकता। एवरीथिंग शुड बी ऑन ट्रांसपेरेंट, कि भैया कि अगर कोई टेंडर पास हो रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, किसी को जॉब मिल रही है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। नहीं सी एक PMO से नहीं हो सकता, वेरी ऑनेस्टली, एक व्यक्ति से भी नहीं हो सकता है। कोई भी डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, आप क्या बोलते हो, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो PM का ऑफिस है, है ना, PM जो हम लोग 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, तो वो एग्जीक्यूटिव के हैं, लेजिस्लेचर के भी है, उतना ही तक। लेकिन जो अदर पार्ट्स हैं, लेकिन लेट्स से जुडिशियरी अपना रोल प्ले करेगी, जो अदर इंस्टीट्यूशंस है, CAG अपना रोल प्ले करेगी, जितने RBI अपना रोल प्ले करेगी। तो इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने प्लेयर्स हैं, इतनी बड़ी कंट्री है कि आपको हर जगह पे यू नीड द राइट माइंडसेट, राइट पीपल। एक व्यक्ति सबको नहीं कंट्रोल कर सकता है, वो सोचना गलत है। ठीक है, वो डायरेक्शन मिल सकता है, उससे पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होने लगती है। ऑफकोर्स एक जब प्रधानमंत्री किसी देश के डायरेक्शन देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगती है, पॉजिटिव उसके इफेक्ट्स दिखते हैं, बट स्टिल एट एवरी प्लेस। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके ऑफिस में भी जैसा लोगों का परफॉर्मेंस है, जिस माहौल में, जो उनका हैप्पीनेस इंडेक्स है, एंगेजमेंट है, ये सब बात करते हैं ना, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे ना। तो उसके लिए PMO थोड़ी कुछ कर सकता है। तो हर लेवल पे आप देखेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर का अपना है, ब्यूरोक्रेसी का, IAS IPS ऑफिसर्स, हर दिन कोई कितना मॉनिटर करेगा हर किसी को। तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पे हैं तो यू डू योर बेस्ट। तो मतलब बात ये है कि निर्णय नहीं लिए जाते हैं, मतलब जहाँ पे फाइलें अटकी हुई है वहाँ निर्णय नहीं लेते बाबू लोग। अगर वो डिसीजन ले ले कि भाई कि ये फाइल को आगे पहुँचाना नहीं पहुँचाना, रोकना नहीं रोकना है, अगर वहीं पे डिसीजन ले लिया जाए तो शायद बात बन सकती है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, बहुत सिंपलिस्टिक आंसर्स नहीं है, बहुत सी आप इंस्टीट्यूशंस को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्रोसेसेस को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, डिस्क्रिशन हटाइए। तो फॉर एग्जांपल मेरी मर्जी से मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये नहीं होना चाहिए, नियम के आधार पर होना चाहिए, राइट, कि ये है तो मैं कर सकता हूँ, ये नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। यूथ को पॉलिटिक्स में जाना है तो क्या करना चाहिए, कैसे जाएगा वो? सैड पार्ट ये है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म्स नहीं है अभी पॉलिटिक्स में एंट्री में, खासकर हमारे देश में। लेकिन अगर जाना है तो अगेन मैं ये बोलता हूँ, अगर कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, कनेक्ट्स किस तरह से निकाल पाते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, कोई लोकल लीडर्स के कनेक्ट्स निकाल पाते हैं, उनके साथ काम करना शुरू कीजिए, बेसिक समझना शुरू कीजिए। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, छोटे सोशल इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपको दिखेंगे अपने आसपास जो बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव्स करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होइए। किसी कॉज के लिए अगर आप बहुत पैशनेट हैं, कोई भी कॉज हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है,
हेल्थ हो सकता है, पेट्स हो सकता है, स्ट्रे डॉग्स हो सकता है, कुछ भी, मेंटल वेलबींग हो सकता है लोगों का, कुछ भी हो सकता है, फूड हो सकता है, हंगर हो सकता है। उस पर ऑर्गेनाइजेशंस काम करें, उनके साथ काम करना शुरू कीजिए। उसमें कोई नया इनिशिएटिव लाना चाहते हैं वो लेके आइए, 2 4 5 लोगों को 10 लोगों को जोड़िए अपने साथ, मेक इट बिगर, फाइंड मोर कनेक्ट्स, दैट्स हाउ इट ग्रोज। बहुत नेचुरल प्रोसेस है, मतलब कहीं भी बैठ जाओ आप स्टार्ट कर दो। एग्जैक्टली लाइक एनी अदर प्रोफेशन, कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। सैड पार्ट ये है कि ऐसा कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म नहीं है कि आप अप्लाई किया तो इंटर्नशिप कर लिया, अप्रेंटिसशिप कर लिया, उसके बाद करें जो होना चाहिए। हाँ। आइडियली आई वुड वांट टू सी अ सिचुएशन जहाँ पे अपने देश में ना इस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ हों कि आज फॉर एग्जांपल आपका कोई एम्प्लॉय चाहता है कि यार मैं देखना चाहता हूँ पॉलिटिक्स में कर सकता हूँ क्या, तो 6 महीने का सबैटिकल ले ले, वो जाए कहीं काम करे, उसको पसंद है तो रुक जाए वहीं पे, नहीं पसंद है तो वापस आ जाए कॉर्पोरेट। बोले नहीं यार, मतलब आई डेंट थिंक इट वाज माय कप ऑफ टी। तो ऐसे मैकेनिज्म्स होने चाहिए। ऐसे अगर 100 लोग जाएंगे ट्राई करने तो 10 लोग रुकेंगे वहाँ पे, 90 लोग ठीक है वापस चले जाएंगे, तो 10 नए लोग आ गए। तो ऐसे अब करने, इनफैक्ट आपने इस बार प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा लाल किले से, उन्होंने कहा कि 1 लाख ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में लेके आना चाहते हैं, नए लोगों को जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेट। आप भी फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हैं। यस, आपकी किताब के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई थिंक सबसे बड़ा मैसेज यही होगा कि पीपल रियलाइज द पावर ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। उनको समझ में आए कि उनके वोट से, उनके पार्टिसिपेशन से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। सही लीडर या गलत लीडर चुनने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ऐसा ही सिचुएशन कभी दोबारा हमारे साथ ना आए, या किसी भी स्टेट में ना आए, देश के किसी भी पार्ट में ना आए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम बहुत सजग रहना चाहिए, जनरली अवेयर रहना चाहिए। सो मैं देखता हूँ कभी कभी कुछ इंटरव्यूज़ या ऐसे नॉर्मल वीडियोज़ इंस्टा पे, रील्स में देखता हूँ कोई ऐसे माइक लेके पॉडकास्टर या कोई इंटरव्यूअर घूम रहा है और उसने किसी शहरी बच्चे से पूछ दिया देश का डिफेंस मिनिस्टर कौन है, उन बच्चे से आई डोंट नो, एंड देन दे आर प्राउड ऑफ दैट। या पूछ देते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, एंड दिस लाइक आई डोंट नो, नहीं बता पा रहे, नहीं बता पाते, एंड दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। इसके लिए आप मतलब इस पे आप गर्व मत करो। ये बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए। आप बोलते हो कि मुझे क्या मतलब से है ना, मतलब यार कैसे नहीं मतलब है, आपको पता होना चाहिए कौन विधायक है, कौन नेता है, कौन क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। जस्ट बिकॉज वी आर सेफ इन आवर कंट्री, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें डिफेंस मिनिस्टर का पता नहीं होना चाहिए, है ना। तो पता होना चाहिए, या हमारी कंट्री का पूरा इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, जिस सो कॉल्ड होम मिनिस्टर, ही इज द वन मैन, हमारे स्टेट का, हमारे कंट्री का, हमें पता ही नहीं उसका नाम। हम अपने चीफ जस्टिस का नाम नहीं जान रहे, और हम जुडिशरी को गाली दे रहे हैं कि द एंटायर जस्टिस सिस्टम इज सो बैड, द इंग्लिश कॉल का है लाइक। लेकिन उनसे पूछो कि चीफ जस्टिस का नाम क्या, कंट्री है नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, तो क्यों फिर यार तुम्हें मिलना चाहिए, यू डू नॉट हैव द प्रिविलेज टू क्रिटिसाइज इट अनलेस यू आर अवेयर ऑफ इट, अनलेस you know the details of it, unless you have some suggestions to improve it. Mere criticism does not change anything. There has to be some suggestions on the sidelines. मैं आपको 10 बातें आपकी बुराइयां बता दूं तो मैं शायद अच्छा नहीं करूंगा, मैं 1-2 उसमें सजेशंस या कम से कम कुछ पॉजिटिविटी भी डाल दूं ना, यार ऐसे कर तो ऐसे नहीं, शायद ऐसे कर लो ज़्यादा बेहतर है, तो वो शायद मैं आपका भला चाह रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ। बिहार में दारू बैन है भी? हाँ, कंप्लीट बैन है। हाँ, पॉलिसी वाइज बैंड है, बट अवेलेबिलिटी वाइज नहीं है बिल्कुल, और उसके कारण बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि पॉलिसी वाइज बैंड है, लेकिन लिकर बैन कहीं काम नहीं करता है। एज अ इकोनॉमिक प्रिंसिपल बैन्स नेवर वर्क, राइट। तो जब आप बैन करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है, बस उसका प्राइस बढ़ जाता है और डबल हो जाती है। हाँ, तो ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। बेसिकली आप सप्लाई को कंस्ट्रेंट कर रहे हो, डिमांड उतना ही है, तो बेसिकली उसके प्राइसेस डबल हो जाएंगे, राइट, या बढ़ जाएंगे। तो वहाँ भी यही होता है कि लीगली नहीं मिल रहा है, तो एक तो दूसरे स्टेट से आते हैं स्मगल होके, दूसरा क्या होता है कि फिर फर्जी लिकर प्रोड्यूस होता है, स्पूरियस लिकर, जो कई बार जानलेवा होता है इनफैक्ट। फिर क्या होता है, लिकर को लाना ले जाना अपने आप एक इंडस्ट्री बन गई है, तो बहुत सारे युवा लड़के जिनको कोई काम धाम नहीं है वो इस काम में घुस जाते हैं कि वो दारू इधर से उधर सप्लाई करते हैं, उसमें कुछ पैसे बनाते हैं, तो आप उनका यूथ बर्बाद कर रहे हो। चौथा,
पुलिस जिसका काम सीरियस क्राइम्स पकड़ना, लॉ एंड ऑर्डर करना है, वो दिन रात वो दारू पकड़ने में भी परेशान है कि कौन दारू पी रहा है और कौन दारू ले जा रहा है. सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अगेन नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग. मतलब आपको बड़ा मजा आ रहा है कि मतलब आप इतनी बातें कर रहे हो, खुला खुली इतनी बातें बोल रहे हो, सब कुछ बोल रहे हो, बिना डरे बोल रहे हो. तो इसमें डरना क्या? व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग. देखिए मतलब गलत को गलत बोलने ही सबसे बड़ा डर है. सो वी लिव इन इंडिया, मतलब थैंकफुली इट इज अ वेरी फ्री कंट्री. मतलब आई एम प्राउड ऑफ लिविंग इन दिस कंट्री. आई स्टिल फील इंडिया में यार कम से कम कोई कितना भी वो सब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और वो सब बना दे, इंडिया में बेसिक अगर कोई सच बोलना चाह रहा है और सही बात बोल रहा है ना, तो डरने की जरूरत नहीं. बिल्कुल नहीं हो. अगर आप एकदम ही कुछ बकवास कर रहे हो एक्सट्रीम लेवल, वो भी करके बच जाते हो आप इंडिया में, तो वो भी करके आप सर्वाइव कर रहे हो. हम लोग तो सच बोल रहे हैं यार, उसके बाद भी डरने की जरूरत पड़ रही. नॉट एट ऑल. मतलब दैट आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ. मैं कॉन्फिडेंट हूँ. मतलब और कभी किसी ने पूछा भी, इनफैक्ट आई हैव इन्वाइटेड फॉर डिबेट्स सर्टेन पीपल हु आर फ्रॉम द अदर साइड. आरजेडी के मनोज झा है, उनको बुक भिजवाई मैंने. इन्वाइटेड हिम फॉर अ डिबेट. आई सेड इफ यू वांट टू डिबेट विथ मी, उस पीरियड के दौरान क्या हुआ नहीं हो, लेट्स डिबेट. सही है, जो है सो है. चलो सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट और इतना बेबाक बोलने के लिए. दैट्स व्हाई यू आर पावरफुल. Thank you. It was a pleasure being here, pleasure talking to you, the entire team. So yeah, lovely speaking to you. Thank you. थैंक यू सो मच सर. Thank you.